बाजार में बेहद सीमित दायरे में कारोबार और एकदम सुस्ती का है माहौल, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है भरपूर और बचा है आखिरी 1.5 घंटा हफ्ते के एक्सपायरी का। लंबे वीकेंड से ठीक पहले क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी, कितनी पोजीशन बनाए रखें, कितने अगले हफ्ते के लिए लेकर जाएं, रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, वीकली एक्सपायरी है, 3 दिन का वीकेंड है, तो थोड़ा उतार चढ़ाव बाजार में है। फिलहाल एक रेंज में ही अटके हुए हैं, पर बताएं सर, आने वाले 1.5 घंटों के लिए बड़ी बातें कौन सी हैं? सीमित दायरे में कारोबार है दीप, कोई खास उतार चढ़ाव वाला मामला है नहीं। ग्लोबल मार्केट्स में भी सुस्ती का माहौल है, हमारे यहाँ भी सुस्ती का माहौल है। न 17,350 के ऊपर टिकने की कोशिश है, न 17,300 के नीचे जाने की इच्छा। 50-75 पॉइंट की रेंज में निफ्टी पूरे दिन भर टाइम पास करता हुआ, और वही हाल बैंक निफ्टी का भी है। 101 पॉइंट कमजोर है और अभी 150 हुआ है, और नीचे न तो इसको 36,500 तोड़ना है, न 36,800 के ऊपर निकलकर टिकना है। तो मुश्किल से 200 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी समय बिताता हुआ। तो कोई खास एक्शन न निफ्टी में है न बैंक निफ्टी में है। लेकिन आप देखिए, रियल एस्टेट शेयरों में थोड़ी एनबीएफसी और थोड़ी प्राइवेट शेयर बैंक के शेयरों में हल्की फुल्की बिकवाली आपको नजर आएगी। यहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। लेकिन इस कमजोर बाजार में भी एफएमसीजी शेयर मजबूत है, डिफेंसिव शेयर मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। ये इंडेक्स 0.5% ऊपर है। हाँ, स्मॉल कैप इंडेक्स जिसका जिक्र अभी है, आप हेडलाइन में कर रहे थे, वहां पर अच्छी मजबूती है, लाइफ टाइम हाई पर आता दिख रहा है। यानी कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन भरपूर आपको दिखेगा। जो कमजोरी और सुस्ती है वो इम्पोर्टेड है, हमारी अपनी नहीं है। हम तो अपने आप में अच्छा महसूस कर रहे हैं, मजबूत ही फील कर रहे हैं, लेकिन ये अमेरिका के जो फ्यूचर्स हैं वो हमें ऐसा करने नहीं दे रहे। 75 अंक नीचे है डाउ फ्यूचर्स और 1/4% नीचे है नैस्डैक के फ्यूचर्स भी, और हल्की फुल्की कमजोरी सुस्ती के संकेत वहां से आते हुए दिख रहे हैं। वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी का दिन है, 3 दिनों का लंबा वीकेंड है, इसलिए बेहद सीमित दायरे में आपको दिखेगा बाजार में कारोबार। बिल्कुल सर, सीमित दायरे में बाजार में कारोबार और थोड़ी ग्लोबल क्यूज इस पूरे हफ्ते ही वैसे हमने देखा है सर कमजोर रहे हैं। आज ईसीबी की पॉलिसी भी आई है शाम को, तो उस पर भी नजर है। पर क्या अप्रोच होनी चाहिए सर आखिरी 1.5 घंटे के लिए? और ट्रेडर्स अपनी स्क्रीन पर होने वाले हैं या फिर एक्सटेंडेड वीकेंड है तो जल्दी ही चले जाएंगे, थोड़े वॉल्यूम्स और कम होते हुए दिखेंगे? क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी सर? ना जाएंगे कहीं भी नहीं दीप, क्योंकि इस बार है ना, ये ऐसा वीकेंड है जिसमें लोग आमतौर पर घूमने फिरने नहीं जाते। ये वीकेंड ऐसा है जिसे घर पे ही बिताएंगे, क्योंकि एक गणेशोत्सव है, तो सब लोग अपने अपने घर में गणपति की पूजा आराधना करते हैं। जैन लोगों के लिए भी बड़ा त्यौहार है संवत्सरी का, तो ये भी त्यौहार ऐसा है जो घर पे ही मनाया जाता है। तो कम से कम इस लंबे वीकेंड में बहुत लोग घूमने फिरने की इच्छा रखेंगे, इसकी संभावना थोड़ी कम है। हाँ, कुछ लोग जाएंगे भी, लेकिन उससे पहले ये बात सही है कि जो सुस्ती वाला माहौल है, जिसकी बात हम सुबह कर रहे थे, कि जो आपको बड़ा आंकड़ा दिखा ऑप्शंस में एफआईज की तरफ से बिकवाली का, अब आप देखिए वो कितना सही होता हुआ दिख रहा है। सुबह हमने डिस्कस भी किया था, 9,800 करोड़ रुपए के ऑप्शंस एफआईज ने बेचे हैं, और अचानक से हमें अगर ये डर लगे कि 9,800 करोड़ के बेच डाले, अरे ये क्या होगा। अब आप देखिए क्यों बेचे। जो सुबह हमने बात की, बेचा इसलिए है कि वायदा कारोबार में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आपको सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिखा है। अगर रेंज बाउंड मार्केट है तो फिर आपके लिए पैसा कमाने का तरीका ये कि ऑप्शन बेचे, ताकि आपको घटती हुई प्रीमियम का फायदा मिल सके। एग्जैक्टली आप देखिए, पूरी तरह से आज रेंज बाउंड मार्केट रहा है, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी। तो ऑप्शन बेचने की स्ट्रेटेजी वहां पर सही पड़ती हुई दिखी है। दूसरा, एक डेटा और सुबह डिस्कस किया था दीप, वो था पुट कॉल रेशियो का 1:17 पर, और हम यही बात कर रहे थे कि ये पुट कॉल रेशियो ऐसा है जो बाजार को गिरने नहीं देगा, निचले स्तर से आपको रिकवरी आती दिखेगी। और पहले सपोर्ट लेवल 17,300 के आसपास से ही बाजार रिकवर होकर 50 पॉइंट की, 60 पॉइंट की रिकवरी दे चुका है। तो बहुत ही सुस्ती वाला माहौल है। नीचे 17,250, 17,300 आज के लिए बचे हुए समय के लिए सपोर्ट है। ऊपर 17,375, 17,425 के ऊपर जाने की जल्दबाजी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडेक्स में हम इस रेंज को कहीं किसी और तोड़ेंगे बचे हुए 1.5 घंटे में। दूसरा, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ 36,400, 36,550 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आप देखिए वहीं से घुमाए 36,566, 550 के सपोर्ट से निकल गया, तो वो सपोर्ट अब भी काम करेगा। ऊपर 36,800, 36,900 की रेंज ऐसी है जिसे पार करने की जल्दबाजी नहीं है। डेटा में बना चुका हूं, काफी भारी भरकम डेटा, एनालिसिस करने में भी बड़ा मजा आएगा। लेकिन दीप, एक चीज क्लियर कट है, बाजार को न ऊपर ब्रेकआउट करने की हड़बड़ी है, न नीचे गिरने की जल्दबाजी है। ऐसा लगता है कि सीमित दायरे में ही कारोबार रहेगा। सिर्फ इतना सा है कि 3 दिनों का लंबा वीकेंड है, 2-3 दिनों से ऊपरी स्टोन पर प्रॉफिट बुकिंग है, डाउ फ्यूचर हल्के नीचे है,
तो थोड़ा ऊपर के लेवल पे जैसे बाजार आएंगे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, नीचे के लेवल पर जैसे आएंगे शॉर्ट कवरिंग का थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। बस ये आज का ट्रेड बचे हुए समय का नजर आता है, इसलिए इंडेक्स पे ज्यादा एक्शन नहीं होगा। जो कुछ एक्शन होना है वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स पर होगा। जी बिल्कुल सर, और ढेरों स्टॉक्स अब ब्रेकआउट भी दे रहे हैं, कई स्टॉक्स एक्शन में भी आ रहे हैं। तो आइए स्टॉक्स की करेंगे चर्चा और थोड़ी देर में अनिल जी से भी जानेंगे मार्केट स्ट्रैटेजी। वरुण, मानसी दोनों ही हमारे साथ हैं तैयार। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर रखनी है नजर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। 3 बजे कैबिनेट सचिव की एसेट मोनेटाइजेशन पर बैठक है। आईटीडीसी, गेल, कॉनकॉर फोकस में रहेंगे, इस पर हमारी नजर है। वहीं विमानन मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 3 बजे होने जा रही है। 4:30 बजे पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक्सपोर्ट से जुड़े बड़े ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हुए दिख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। आज शाम 5:30 बजे का ये इवेंट है जिस पर नजर रहेगी। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पॉलिसी भी आज आने वाली है। कल गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर भारतीय बाजार तो बंद रहेंगे, लेकिन जुलाई आईआईपी के आंकड़े आते हुए हम देखेंगे। और गूगल पावर्ड जियोफोन नेक्स्ट ये लॉन्च होने जा रहा है, जिसकी कीमत जो है 3,500 रुपए होने की संभावना है। शनिवार के दिन वेबसॉल एनर्जी पर नजर रखनी होगी। वारंट और एफसीसीबी को इक्विटी शेयर में बदलने पर इस बैठक में सोच विचार किया जाएगा। तो आज से लेकर शनिवार तक के ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। बिल्कुल, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं, एक्सटेंडेड वीकेंड रहेगा बट एक्शन भरपूर होने वाला है इवेंट्स के लिहाज से। कई सारे स्टॉक्स भी हैं जो आज खबरों के दम पर मूवमेंट दिखा रहे हैं। आइए वरुण के बारे में जाने इनके बारे में। वरुण, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून दीप। तो देखिए, सबसे पहले हमने जो आपको एक्सक्लूसिव खबर दी कि इस अक्टूबर से जो गैस की कीमतें हैं, नेचुरल गैस, उसमें 70% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो हो सकती है। और इसका इम्पैक्ट ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, गेल जैसे काउंटर पे आपको देखने को मिला, जहाँ पे अच्छी खासी तेजी है। वहीं हमने आपको जो और एक एक्सक्लूसिव खबर दी कि कैबिनेट सचिव के आज दोपहर को 3 बजे एसेट मोनेटाइजेशन पे एक बैठक हो सकती है, जिसमें आईटीडीसी की संपत्ति जो है उसका एसेट मोनेटाइजेशन, इसके अलावा और काफी सारे जो एसेट मोनेटाइजेशन है उसको लेके चर्चा हो सकती है। तो इसका इम्पैक्ट काफी सारे स्टॉक जैसे कि इरकॉन, कॉनकॉर, आईटीडीसी पे भी देखने मिल रहा है। ग्रीव्स कॉटन, यहाँ पे मल्टी ब्रांड ईवी रिटेल सेगमेंट में कंपनी ने एंट्री की है। पीटीआई के हवाले से खबर आई है कि ऑटो ईवी मार्ट के जरिए ईवी रिटेल सेगमेंट में इस कंपनी ने एंट्री कर ली है। 400 शहरों में कंपनी ने करीब 600 स्टोर जो है वो मौजूद है। और वर्ल्ड ईवी डे है आज, तो उसके मौके पे कंपनी ने ये ऐलान किया है। रिलायंस इंफ्रा दिल्ली मेट्रो से 63 करोड़ डॉलर के आसपास का जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है वो इस कंपनी को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्रेशन अवार्ड कंपनी के पक्ष में यहाँ पे जो बरकरार जो है वो रखा है। इसके अलावा टीसीएस यहाँ पे लंदन में ट्रांसपोर्टर के लिए इस कंपनी ने करार किया है। टैक्सी के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करार जो है इस कंपनी ने लंदन में किया है। टाटा पावर, यहाँ पे मैक्रोटेक डेवलपर्स के साथ टाटा पावर ने एक करार किया है। ईवी चार्जिंग इंफ्रा विकसित करने के लिए करार जो है वो टाटा पावर ने किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को नजर पे रखेगा क्योंकि जियो और बीपी जो इनका मर्ज एंटिटी है, उसने ब्लू स्मार्ट के साथ एक करार किया है। जेवी का ब्लू स्मार्ट के साथ जो करार हुआ है वो देश भर में ईवी चार्जिंग स्टेशन लगा लगे हैं, इन्होंने करार किया है। तो ईवी के लिए आज काफी सारी खबरें आ रही है। कैडिला हेल्थ, यूएसएफडी ने एक दवा के लिए मंजूरी दी है, इस कंपनी को डिप्रेशन की यह दवा है। वहीं स्यूबेक्स आईओटी और ओटी साइबर सिक्योरिटीज प्रोडक्ट की सेक्टिरियो नाम से इस कंपनी ने रीब्रांडिंग की है, यानी कि एक प्रोडक्ट था उसको फिर से रीब्रांड इस कंपनी ने किया है। थॉमस कुक, दक्षिण भारत में कंपनी अपना जो दायरा है उसको बढ़ा रही है। कर्नाटका में आउटलेट की संख्या जो है वो इस कंपनी ने बढ़ाकर अब 17 कर दी है। इसके अलावा अमेजोन के खिलाफ फ्यूचर रिटेल की जो याचिका थी उसको भी मंजूरी मिल चुकी है। गुजरात गैस केयर ने आउटलुक जो है वो स्टेबल से बढ़ा के पॉजिटिव कर दिया है। पीएनबी हाउसिंग, यहाँ पे जो सुनवाई थी तो वो टल चुकी है, पीएनबी हाउसिंग का जो मामला था उस पर। इसके अलावा काफी सारी और ब्लॉक डील्स हुई है। एसबीआई लाइफ में सुबह 2.23 करोड़ शेयर की ब्लॉक डील हुई है। सिप्ला में 55 लाख शेयर, टाइडन में 2.5 करोड़ शेयर, माइंडस्पेस रीट में करीब 12 लाख शेयर और पीएनबी में 15 लाख शेयर के बड़े सौदे हुए। तो ये है आपके लिए सारी की सारी खबरों वाले शेयर जहां पर कुछ बड़ी डील्स और साथ ही कुछ खबरें भी आती हुई। आइए बढ़ते आगे। एक्सपर्ट्स का पूरा दमदार पैनल हमारे साथ है। वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, हिमांशु जी सब हमारे साथ जुड़ ही चुके हैं और भी कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ने की तैयारी में। श्रीकांत चौहान साहब थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सुमित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला बिगुल हिमांशु जी की तरफ से तैयार है, एक बेहतरीन पिक BTSTT।
बताएं हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, स्टॉक जो मेरे बाइंग रडार पर आया है वो एक मेटल स्टॉक है, जिंदल स्टील एंड पावर। अनिल जी, पिछले अगर एक हफ्ते या 8 दिन का यहाँ पर डेटा देखें तो लगातार यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग ओवाई एडिशन देखने को मिली है, लेकिन अभी तक यहाँ पर स्टॉक ने जो है वो ब्रेकआउट नहीं दिया और एक साइडवेज कंसोलिडेशन में यहाँ पर इनफैक्ट जो मेटल स्टॉक्स हैं वो पिछले दिनों में बने रहे। जिंदल स्टील एंड पावर अनिल जी आज के सेशन में भी वापस से एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है और इनफैक्ट एज वी स्पीक अनिल जी, जो 400 का जो कॉल रेट है वो ऑलरेडी यहाँ पर बैकफुट पर होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस हिसाब से मेटल इंडेक्स यहाँ पर कंसोलिडेशन से एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट कर रहा है, मुझे लगता है कि जिंदल स्टील एंड पावर में यहाँ पर खरीदारी करके चलें। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 414 और 422 रुपए तक की अपसाइड 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकती है। जिंदल स्टील एंड पावर में खरीदारी की सलाह है, 395 के नीचे के स्टॉप लॉस लगाएं और अनिल जी इसको प्ले करने के लिए 400 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन भी यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है अगर ऑप्शन के जरिए यहाँ पर ट्रेड करना है। मुझे लगता है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी अट्रैक्टिव है, कोई अभी बड़ा मूव आने से पहले, क्योंकि प्राइसेस भी यहाँ पर अभी कोई शार्प रनअप नहीं दिखाने को मिला है, तो यहाँ पर भी 17 रुपए के आसपास अनिल जी 400 रुपए के स्ट्राइक ट्रेड कर रही है। यहाँ पर 13 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ जिंदल स्टील एंड पावर की 400 की स्ट्राइक में खरीदारी की राय है। 24 और 25 रुपए तक का टारगेट यहाँ पर पहला टारगेट रहेगा और उसके बाद 32 रुपए तक का भी टारगेट 400 के स्ट्राइक में आते हुए देखने को मिल सकता है। तो जिंदल स्टील एंड पावर खरीदारी की सलाह। ओके, तो ये है आपके लिए जिंदल स्टील एंड पावर में खरीदारी करने की राय। 395 रुपए का स्टॉप लॉस, 414 का एक पहला टारगेट बनेगा और उसके बाद 432 के आसपास के टारगेट्स के लिए करें खरीदारी। लेकिन खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है। उससे पहले आगे बढ़े, उससे पहले एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है। बिग ब्रेकिंग लेकर आए हैं आपके लिए और वो खबर जुड़ी है LIC हाउसिंग फाइनेंस को लेकर। जरा LIC हाउसिंग फाइनेंस की खबर आपके सामने आएगी और खबर ये बड़ी है कि यहां पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया जा रहा है LIC को 4.5 करोड़ शेयरों का। जी बिजनेस की एक और बड़ी खबर पर मुहर लगती हुई दिख रही है। ब्रजेश मिश्रा हमारे संवाददाता आपको वो खबर ऑलरेडी दे चुके हैं कि बारबेक्यू नेशंस के किस तरह से उनका प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्लियर हुआ है और उनका ये कहना था कि LIC का भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इसी तरह से क्लियर होगा। आपको याद होगा PNB हाउसिंग वाले मामले में सेबी ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पे वैल्यूएशंस के नियमों को लेकर आपत्ति जाहिर की थी। उसके बाद मामला काफी बड़ा और उसके बाद LIC हाउसिंग और बारबेक्यू नेशंस के भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट रोके गए थे। अब एक एक करके ये क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। LIC हाउसिंग के लिए बड़ी खबर क्यों है वो समझ लीजिए। पहला, इनका प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अलाउ हो चुका है, परमिशन मिल चुकी है। दूसरा, LIC को भारी भरकम 4.5 करोड़ 4.54 लाख शेयर आवंटित किए जाएंगे, जो कि अपने आप में बड़ी क्वांटिटी है। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण जो है वो ये कि जिस प्राइस पर किए जाएंगे, जी हाँ 420-21 पर स्टॉक है और जिस प्राइस पर LIC को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया जा रहा है वो है 500 रुपए से कहीं ज्यादा, 514 रुपए कुछ प्राइस अभी आपके सामने आएगी। 514 रुपए मैंने प्राइस देखी थी जिस पर ये अलॉट किए जा रहे हैं। तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो हो रहा है वो भारी भरकम प्रीमियम पर किया जा रहा है। नहीं तो आमतौर पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हमेशा कम प्राइस पर दिए जाते हैं, 514 रुपए 40 पैसे पे। तो ये भारी भरकम प्राइस पर अलॉट किया जा रहा है। मुझे याद है कुणाल जी और राकेश जी लगातार इस स्टॉक को पिछले 2-3 दिनों में रिकमेंड करते आए और हमारे कुछ और एक्सपर्ट्स ने भी किया था। कुणाल जी एक बार चार्ट देखिए, बड़ी खबर आती दिख रही है LIC हाउसिंग फाइनेंस के लिए। यहाँ पर प्रमोटर्स को LIC को 4.5 करोड़ शेयर 514 रुपए 40 पैसे यानी कि करंट मार्केट से अच्छी खासी प्रीमियम पर अलॉट किए जा रहे हैं। क्या कहते हैं चार्ट्स? अनिल जी, चार्ट तो कहते हैं कि तुरंत खरीदना चाहिए। जिस तरह का स्ट्रक्चर है अनिल जी, 2 दिन पहले मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय दी थी और तभी भी कहा था कि HDFC और LIC 2 शेयर्स को देखते रहिए। LIC में जो ब्रेकआउट हुआ है अनिल जी, मुझे लगता है कि इसमें 470-480 के लेवल्स आएंगे। ये ऐसी NBFC स्टॉक है जिसने कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। बाकी सारे NBFCs अपने पहले के हाइस को काट कर काफी ऊपर चले गए हैं। तो यहाँ LIC में एक बड़े कैचअप की संभावना है, बाय करके चलना है। जब तक स्टॉक 400 के नीचे नहीं जाता कोई संकट नहीं है और ऊपर 480 तक की जगह बिल्कुल खाली नजर आती है, तो 480 तक स्टॉक जा सकता है। करीबन 2335 करोड़ LIC हाउसिंग को मिलेंगे, यानी कि 24% प्रीमियम, भारी भरकम प्रीमियम पर 2350 करोड़ 2335 करोड़ का ये अलॉटमेंट होने जा रहा है। बहुत ही तगड़ा एक्शन यहां पर होता दिख रहा है। वागले साहब ने कल अपने पिक ऑफ द डे के तौर पर इस स्टॉक को रिकमेंड किया था 435 और 446 के टारगेट के लिए। कल सुबह की पिक थी वागले साहब की तरफ से भी। जैन साहब भी हमारे साथ तैयार हैं। जैन साहब, LIC हाउसिंग के लिए बड़ी खबर, आपकी राय?
जैन साहब, आप अभी तक म्यूट पे हैं, आप अभी तक मतलब मानसिक रूप से शो में शामिल नहीं हो पाए, सिर्फ शारीरिक रूप से शो में। अब आ जाइए पूरा 100%। हाँ जी, वेरी सॉरी सर, वेरी सॉरी। आज सबसे पहले तो हैप्पी रोड तीज। आज हमारे घर में त्योहार था रोड तीज का, तो इसलिए मैं 5 से 10 मिनट डिलेड हुआ। आई एम सो सॉरी। और अब मैं पूरी फिजिकली एंड मेंटली आई एम प्रेजेंट। इसमें यही है कि जो कुणाल जी ने कहा कि ये वैसे अंडर परफॉर्म कर रहा था और साथ में नहीं साथ दे पाया, और HFCs बाकी सारा अच्छा करे, जैसे कि कैनफिन होम भी बहुत अच्छा किया, HDFC तो इस बार की जो रैली है उसने काफी हद तक आगे बढ़ाई है। मुझे लगता है कि LIC हाउसिंग इज अ वेरी गुड बाय एट दीज लेवल्स, और बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाए, एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज जो भी आज आई है। और मुझे लगता है कि LIC का IPO भी आ रहा है, तो उसका भी एक माहौल स्टॉक में भी बनेगा आने वाले दिनों में। एंड HFCs पे आई एम वेरी वेरी बुलिश। जो रियल एस्टेट का जो माहौल बन रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रही है सारे, तो इन सब से HFCs में एक बार फिर से अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और ओवरऑल जो कोरोना की वजह से फर्स्ट वेव सेकेंड वेव की वजह से जो NBFCs में एसेट क्वालिटीज के इशू आए हैं, बल्कि मुझे सेफेस्ट जो लगता है, मैं बहुत दिनों से कहते हैं कि HFC सेगमेंट जो है वो सेफेस्ट लगता है। और LIC हाउसिंग फाइनेंस रूरल मार्केट्स में बहुत जबरदस्त प्रेजेंस है इनकी, और HDFC, LIC, HFL ये सब क्रीम कस्टमर्स को देते हैं, तो मुझे लगता है कि इनके यहाँ पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनेगी। सो ओवरऑल आई एम बुलिश। बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति है, जिन्होंने ले रखा वो लेके रखे, और लेना भी है तो ले सकते हैं लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। खरीदा जा सकता है, और अगर आपके पास है तो इसे होल्ड करें। बड़ी खबर आती हुई LIC हाउसिंग के लिए, पूंजी जुटाने का रास्ता साफ, 3500 करोड़ मिलेंगे। जाहिर सी बात है कि भाई फाइनेंस कंपनियों के लिए तो रॉ मटेरियल क्या है, यही है, जो पैसा है वही रॉ मटेरियल है, जो पैसा लेंगे वही तो उधार देंगे। तो जो कैपिटल आएगी उसके दम पर और बोरो करेंगे, और बोरो करके जो बड़ी कैपिटल बनेगी उस कैपिटल को उधार देकर लोन पर ब्याज कमाएंगे। ये LIC हाउसिंग के लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, और एक बार फिर से जी बिजनेस की एक बड़ी खबर पर मोहर लगती दिख रही है। ये हफ्ता तो गजब का रहा है, लगभग हर रोज 2-2 खबरें ऐसी निकली है जहां पर जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबरों पर मोहर लगती हुई नजर आई। तो हमारी पूरी टीम दम लगाकर अच्छी खबरें निकाल कर लाने का काम जो आपके सामने कर रही है, उसका नतीजा आप इस वक्त देख सकते हैं। आइए, फुल फॉर्म में चल रहे हैं हिमांशु जी, बैक टू बैक उनके लिए दूसरा बिगुल आज एक और हिमांशु जी के लिए BTS डबल टी का। बताएं हिमांशु जी, कौन सा है वो दमदार कॉल? बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मेरे सामने यहाँ पर नजर आ रहा है। स्टॉक है इंडियन होटल्स। अनिल जी, बहुत ही लंबे समय की कंसोलिडेशन, यहाँ पर कई हफ्तों के बाद स्टॉक ने क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर पार किया है। बहुत स्ट्रॉन्ग OI एडिशन यहाँ पर सुबह से बनता हुआ नजर आया है, और 150 के ऊपर यहाँ पर जबरदस्त कॉल राइटर्स ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं। इंडियन होटल्स करंट लेवल से बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ऑफर करता है। 148.50 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करें। 156 रुपए का मुझे लगता है कि पहला इंट्राडे के लिए एक छोटा टारगेट है, लेकिन 1 से 2 दिन के नजरिए के हिसाब से 162-164 रुपए के टारगेट के लिए इंडियन होटल्स को मिस नहीं करना है। अनिल जी, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, और यहाँ पर करंट भाव पर खरीदारी की राय है। ओके, तो ये है आपके लिए इंडियन होटल, और इसमें आप पहले तो धन्यवाद स्वीकार करें इंडियन होटल के लिए। एक तरह से मेरे से भी ले सकते हैं, कुणाल जी, राकेश जी का भी आज का धन्यवाद ले लें। सुबह आज उन्होंने भी रिकमेंड किया, और इंडियन होटल मेरा भी इस हफ्ते आज के 2000 की पिक में रहा है, और मेरा 175 रुपए तक का टारगेट है दिवाली तक का। सेठी साहब ने भी आज इसे रिकमेंड किया है, सेठी साहब ने भी कल, और आज सुबह भी मेरे ख्याल से SPL में भी रिकमेंडेशन की लिस्ट में आया है। तो इंडियन होटल लगातार हमारे आज रिकमेंडेशन लिस्ट में आता दिख रहा है। ये स्टॉक कमाल करने की तैयारी। मैं एक चीज बता दूं आपको हिमांशु जी, जब आप इंडियन होटल रिकमेंड कर रहे हैं, तो जो ताज, जो इनकी ब्रांड सबसे फ्लैगशिप ब्रांड वाली होटल जो है, ताज में जो बुकिंग्स हैं, वो शादियों का सीजन जिस तरह से तेजी से आया, प्री कोविड लेवल पर बुकिंग्स वापस आ चुकी है। तो जबरदस्त, मतलब आपको क्या बताऊं मैं कि मिलेगा ही नहीं, कहीं भी आप जाओ होटल में रूम नहीं मिल रहे हैं, ऐसी हालत है। और ये तो अच्छा हुआ कि आप सब लोग शादीशुदा हैं, कर चुके हैं ऑटोमेटिकली, नहीं तो, और दीप का अभी मूड नहीं है, नहीं तो इस वक्त मतलब शादी करने के लिए आराम से आपको 50-75% एक्स्ट्रा मतलब पैसा देना पड़ सकता है अरेंजमेंट करने के लिए। तो इस तरह का हाल है, मतलब गजब का माहौल है होटल्स में, जिस तरह से वापस भीड़ भाड़ पड़ रही है। दीप, इसका मतलब ये मत समझिए कि मैं आपको किसी तरह से कोई डिस्करेज कर रहा हूं। अगर आपके कुछ भी इरादे हैं, इच्छा है, तो प्लीज गो अहेड, हमारी तरफ से एकदम शुभकामनाएं हैं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, इस समय तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो अभी तो खैर प्लान वेट पर रखना पड़ेगा सर।
ओके बंसल जी, आपको कुछ अपने अनुभव से कुछ सलाह देना चाहते हैं? आई एम श्योर कि कुछ पॉजिटिव ही बोलेंगे, ऐसा ना बोले कि देखो मेरी हालत देख के करें ना करें। वो बंसल जी क्या कहना चाहते हैं आप दीप को? देखिए अनिल जी, अभी आप फ्रेम देखें तो आप एकदम इनसाइडर लग रहे हैं और हम सब एक अलग तरीके से दूसरे फ्रेम में हैं। तो अनिल जी एज अ इनसाइडर जैसे चलता है ना, इनसाइडर आपसे पूछना चाहता हूं कि दीप मूड में कब आएंगे अनिल जी? क्या क्या कब आएंगे? आपने कहा ना अनिल जी दीप अभी मूड में नहीं है शादी के, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप तो इनसाइडर हैं, कि दीप का मूड कब होगा अनिल जी? दीप मूड में कब आएंगे? अच्छा, वो तो बनाना पड़ता है, वो तो बनाना पड़ता है कि जो मैं इतनी देर से कर रहा था वही तो कर रहा था, कोशिश कि तैयार करने की। मानसिक रूप से क्या होता है, हमेशा ये होता है, आप सबके साथ भी होगा, जब आप शादी के लायक हो जाते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं भाई अब तो इसकी शादी करनी है। ना नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी मन में उसकी भी इच्छा होती है कि करनी है, लेकिन ऊपर से नहीं 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 अभी थोड़ा टाइम है, अभी बाद में है, अभी तो मेरा क्या है, अभी तो ये पढ़ना है, अभी तो और पढ़ना है, अभी तो और करियर बनाना है। अंदर से इच्छा है, ठीक है, लेकिन फिर घर वाले मूड बनाते हैं। तो हम भी बड़े भाई हैं, हम भी यही काम कर रहे हैं, समझ तो गए होंगे आप। चलिए बढ़िया है, जब तक ये काम बढ़े आगे तब तक थोड़ा दीप को सोचने समझने के लिए भी समय दिया जाए, बढ़ा जाए आगे। ओके, एक और स्टॉक वो है ओएनजीसी, जिसका सुबह हम लगातार जिक्र कर रहे थे। सुमित जी जरा ओएनजीसी के चार्ट देखिए, दमदार एक्शन में आता हुआ दिखा है, 3% मजबूत। क्या लेवल्स रखे जाए इसके लिए नजर में? गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी अभी और मजबूती देखने को मिलेगी। 124 125 का इमीडिएट हर्डल है ओएनजीसी में। ये लेवल जैसे ही क्रॉस होंगे उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो फिर स्टॉक 130 135 के लेवल आने वाले दिनों में दिखाएगा। आज जो न्यूज आई है इस सेक्टर से रिलेटेड वो इस सेक्टर के लिए पॉजिटिव है और स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव मूव ऊपर में देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। 130 135 इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे, लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में और भी ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है, तो पोजीशंस होल्ड करके चले। पोजीशन को होल्ड करें ओएनजीसी में। आइए बढ़े आगे, उससे पहले जल्दी से एक और आपके लिए आज फॉर ए चेंज, जनरली जो सुबह 10:30 बजे आप न्यूज पर व्यूज देखते हैं, आज हमने न्यूज पर व्यूज दोपहर के शो में भी रखा है। इसकी वजह यह कि एक आईपीओ खुलने जा रहा है सनसेरा इंजीनियरिंग का, और चूंकि 3 दिनों का लंबा वीकेंड है, फिर आगे अगले हफ्ते आईपीओ खुलने की तैयारी में भी है, तो ढेर सारा एक्शन रहेगा भी। तो हम सोचे क्यों न इसका इंटरव्यू आज ही कर लिया जाए। तो स्वागत है आप सबका एक बार न्यूज पर व्यूज में। सनसेरा इंजीनियरिंग ये है कंपनी, अगले हफ्ते इसका आईपीओ खुलने जा रहा है। 1981 में इस कंपनी की शुरुआत हुई बेंगलुरु कर्नाटका से। इंजीनियरिंग लेड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर है ये, कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल प्रिसीजन्स बनाने का कारोबार करती है कंपनी, और टॉप 10 ग्लोबल सप्लायर्स में इनका शुमार होता है, यानी कि कंपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर है। और कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कनेक्टिंग रॉड्स, रोकर आर्म्स वगैरह, ये जो पैसेंजर व्हीकल्स में काम आते हैं, इनके ओईएम्स जो इक्विपमेंट्स बनाने में जो काम आती है, इसकी ये कंपनी लार्जेस्ट सप्लायर है। आइए हमारे साथ जो खास मेहमान आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वो है BR प्रीतम साहब, ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ग्रुप CEO है इस कंपनी के, जो कंपनी के साथ लंबे समय से 1992 से, क्या बात है 92, वो यानी 30 साल से कंपनी के साथ हैं, और कंपनी के सारे कामकाज की देखरेख और इनकी सारी सब्सिडीज की देखरेख का जिम्मा प्रीतम साहब के पास ही है। बैचलर्स डिग्री लिया आपने बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में, 28 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस आप रखते हैं। प्रीतम साहब स्वागत है आपका, धन्यवाद जी बिजनेस को वक्त देने के लिए। जो मैं देख रहा था आपके आईपीओ में शायद पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, 1283 करोड़ का, कोई भी पैसा कंपनी में नहीं जा रहा है, सिर्फ ऑफर फॉर सेल है सर? यदि हाँ तो कौन है इन्वेस्टर्स या प्रोमोटर्स जो बेच रहे हैं और उसकी वजह बताएं सर। Good afternoon, Anil ji. Thank you very much for having me on the show. Yes, this is a pure offer for sale. Our investors are TRG, who have been invested in Sansera since 2013. So they are selling about 25%, which is less than 50% of their holding. And promoters are selling a small amount, which is about 7%. So post the issue, promoters will still hold 36% in the company. As the company is quite capable of generating healthy cash flow, we are not taking any money into the company.
ओके, परफेक्ट। अच्छा सर, मैं आपसे हिंदी में सवाल पूछ रहा हूँ, इनकेस आपको मुश्किल लगे और आपको लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपसे पूछ लूँगा। अगर आप समझ जाएं तो अच्छी बात है। कंपनी की ग्रोथ के बारे में बताएं। पैंडेमिक के बावजूद पिछला साल आपकी कंपनी के लिए अच्छा रहा, रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन्स वगैरह सब इम्प्रूव होकर आए हैं। अगली 3 साल के डेटा मेरे पास में है। अगर 5 साल का मैं आपसे पिछले डेटा पूछूं, किस तरह की रेवेन्यू ग्रोथ रही है, किस तरह की प्रॉफिट ग्रोथ रही है, मार्जिन्स कैसे रहे, जरा अपनी पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बताएं सर। Yes, we have been consistently growing. In the last 5 years, revenue has grown by a CAGR of 11.7%, EBITDA has grown by a CAGR of 13.1%, and PAT has grown by a CAGR of 10.2%. This is against the industry where the passenger vehicle industry has degrown by 2.3% and two-wheeler industry has degrown by 0.5%. Similarly, on an 8-year horizon, our revenue has grown by 14%, EBITDA by 14.7%, and PAT by a CAGR of 20.5%, while the industry has grown, passenger vehicle industry has degrown by 0.7%, and the two-wheeler industry has only grown by 2.7%. So it's always been, we have outperformed the industry. This has been our strength. Okay. ये आपके पास परफॉर्मेंस है। अच्छा सर, कंपनी में मैं जो देख रहा था, मेरे पास फाइनेंशियल ईयर 21 के जो डेटा है उसके हिसाब से डेट है आपका 31 मार्च को, थोड़े पुराने हो गए डेटा मेरे पास 31 मार्च के, 548 करोड़, 550 करोड़ रुपए। डेट इक्विटी रेशियो आपका 0.61 पर आता है। आप नया थोड़ा इशू लाकर इक्विटी रेस करके डेट कम भी कर सकते हैं, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं। तो डेट रिडक्शन को लेकर आपका क्या प्लान है? कब तक आपकी कंपनी डेट फ्री हो जाएगी? कुछ ऐसा प्लान है तो बताएं सर। Anil ji, we are a growing company. We have got aggressive growth plans. We have also been, repaying our debt to an extent of almost 100 crores per year. But since we are also growing, we are also reinvesting as the debt that we can, and all our expansions plans are is going to be almost fully funded by our internal accruals. And if it is a shortfall, we can always take the debt. Debt is always cheaper than the equity. So we have been working on that concept. ओके, ठीक है। एक और चीज जो मैं जानना चाहता हूं कि आपका 88% रेवेन्यू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से आता है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से आता है। थोड़ा वहां पर अभी आजकल माहौल उतना अच्छा नहीं है, कई सारे चैलेंजेस हैं इंडस्ट्री के। तो क्या आप कुछ डाइवर्सिफिकेशन करने के बारे में सोचें या फिर वहीं फोकस रहेगा? इसके बारे में बताएं सर। Sir, from the last few years, we have all focused on diversifying both into non-automotive as well as technology agnostic components. As you can see, about 88% of our business comes from automotive, and about 12% of the business comes from non-automotive. But in the if you also see our RHP, where we have said about 160 new purchase orders or LOIs has been placed on us by various customers. Almost 45% of this is coming from non-automotive segment. So हमारा futuristic order book would be much aggressive growth in the non-automotive sectors and technology agnostic components. परफेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और अपने आईपीओ से, अपनी कंपनी से के बारे में बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपके आईपीओ को बहुत बेहतरीन रेस्पॉन्स मिले। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप नई पारी की शुरुआत कैपिटल मार्केट्स में करने जा रहे हैं। आपकी कंपनी को, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को शुभकामनाएं सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके, चलिए बढ़ते आगे। और अब इस वक्त काफ़ी हद तक एक्शन बाजार में सुस्ती वाला है ही, लेकिन इस सुस्ती को दूर करने के लिए हमारे पास एक ही आदमी है और वो है सेठी साहब। चलिए, समय से पहले थोड़ा, हाँ समय से पहले है, कर लें क्या? चलिए कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेठी साहब का करते हैं स्वागत। बिगुल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है सेठी साहब आपका। एक तो कल कौन सा स्टॉक आपने बताया था, कल या परसों वाला, जो मैं सुबह सुबह देख भी रहा था। अच्छा, मैं वो जब तक ढूंढता हूँ, जो बड़ी तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आया है।
तब तक आइए बताइए आज क्या इरादा है, किस तरह के स्टॉक्स कैसे लाए हैं सर आज आप, क्या कॉम्बिनेशन है? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, दो स्टॉक्स दोनों कैश मार्केट के, और अनिल जी जो स्टॉक आपके रडार पे आया होगा वो कल जो मैंने बताया वो असाही सोंगवन कलर्स था, कल 351-52 के लेवल पे मैंने रिकमेंड किया था, और मेरे टारगेट थे 375 के, वो अचीव हो गए। 385 तक का हाई किया स्टॉक ने और अभी भी 372 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है असाही सोंगवन कलर्स। सही जवाब, बिल्कुल कल का स्टॉक था असाही सोंगवन, प्लास्टिक बैंड्स और असाही सोंगवन, ये मैं वही याद कर रहा था। तो बस बधाई हो सर, बहुत बढ़िया रहा ये स्टॉक। और अभी आपके एक और स्टॉक का जिक्र भी हो रहा था, अभी इंडियन होटल आपने भी दिया ये रिकमेंडेशन के तौर पर, अभी हिमांशु जी ने भी दिया, आप हिमांशु जी को धन्यवाद भी दे दें, और साथ ही साथ अपनी आज की पहली पिक भी बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, मुझे अभी मैं देख ही रहा था, वैसे तो जी बिजनेस ही देखता हूँ, बट कई बार कोई इधर उधर बिजी होते तो छूट जाता है, बट इंडियन होटल्स के बारे में चर्चा हो रही थी, आपने मुझे याद भी किया। सुबह प्री मार्केट जो मेरी F&O की पिक्स रहती है आज थर्सडे के दिन, उसमें मैंने इंडियन होटल्स को भी रिकमेंड किया था, और अभी हिमांशु जी ने रिकमेंड किया, स्टॉक में एक दमदार तेजी बनी है। और उसी स्पेस से अभी एक दूसरा कैश मार्केट का स्टॉक रिकमेंड करने जा रहा हूँ। स्टॉक का नाम है ताज जीवीके होटल्स, जो कि अभी 132-33 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये भी इंडियन होटल्स की ग्रुप कंपनी है, इंडियन होटल्स और जीवीके ग्रुप, इन दोनों का जॉइंट वेंचर है। ये लोग 3 होटल ओन करते हैं, हैदराबाद में, एक है चेन्नई में, एक चंडीगढ़ में, और मुंबई एयरपोर्ट पे जो ताज सेंटा क्रूज है वो भी इसी ग्रुप का है, ताज जीवीके का। एक सॉलिड कंपनी है। और अनिल जी, थोड़ी देर पहले मैं आपको सुन रहा था कि होटल्स में जो बुकिंग्स चल रही है ना, तो हम इमेजिन नहीं कर सकते इस तरह की बुकिंग्स है अभी। ये जो रिवेंज टूरिज्म या फिर आजकल एक स्टेकेशन करके एक कॉन्सेप्ट चला है, जो सिटी में लोग घर में उकता गए हैं, वो विद इन द सिटी 5 स्टार होटल्स में जाके वीकेंड स्पेंड करते हैं। तो अभी हाल ही में मेरा काम पड़ा था, कोई सोशल फंक्शन था घर में छोटा, रक्षाबंधन के दौरान, तो ये ताज सेंटा क्रूज में तो वीकेंड को रूम्स ही अवेलेबल नहीं थे अनिल जी। तो इस तरह की डिमांड चल रही है। मुझे लगता है इनका सब परफॉर्मेंस अब जैसे जैसे हम ओपनिंग अप थीम की तरफ जा रहे हैं, मुझे लगता है ये जो होटल वाले स्टॉक्स है, और आज हमने इंडियन होटल्स को अच्छा करते हुए देखा, वैसे ही मुझे लगता है ताज जीवीके भी एक बहुत ही सॉलिड स्टॉक है, अच्छे वैल्यूएशन पे, सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, सॉलिड फंडामेंटल्स है, डेट इक्विटी रेशियो 0.35, पिछले 3 साल का पैट का कैगरा अराउंड 31-32% का, प्रोमोटर्स की टोटल 74.99% हिस्सेदारी है ऑलरेडी। एक अच्छा स्टॉक है, इसको शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी करने की सलाह। मेरा शॉर्ट टर्म में इसमें 145 का टारगेट है, 125 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ताज जीवीके ये हमारा एसआईपी स्टॉक भी रहा है। 20 मई को 130 रुपए के आसपास हमारा रिकमेंडेशन लिस्ट में था, और इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, फंडामेंटल देखने की बात ही नहीं है। लेकिन सेठी साहब, कभी भी ऐसा लगे कि होटल में रूम नहीं मिला और आपको बाहर जाके आनंद लेना ही है, तो कोशिश करें। जय ठक्कर भी बहुत अच्छे होस्ट है। बाकी अगर लगता है आपको नहीं, मुंबई के बाहर ही जाके किसी के यहाँ रहना है, तो कुणाल जी, राकेश जी को भी सेवा का मौका जरूर दें। जैन साहब को तो आप दे ही चुके हैं कई बार, लेकिन बाकी लोगों को भी पूरा मौका मिलना चाहिए। वो भी तत्पर है। आपको मतलब तैयार है, पूछ लीजिए। बंसल जी, भेजूं किसी दिन सेठी साहब को? बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल मेरे अनिल जी, मोस्ट वेलकम है सेठी साहब। सेठी साहब नहीं अनिल जी, सब कोई भी सब आना चाहे तो सब वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं अनिल जी। बिल्कुल, चलिए। तो अब क्या काम पक्का करवा लेना चाहिए, ऑन एयर ही कमिटमेंट हो जाए ना, इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। जब भी सेठी साहब आप मन बनाएं, जरूर जाए। बताएं सर, अब आज की दूसरी पिक। हाँ, अच्छा, इससे पहले कि आप दूसरी पिक बताएं, एक चीज हमारे दर्शकों को बता दूं कि ताज जीवीके जिसका जिक्र कर रहे हैं, ताज जीवीके की 25% होल्डिंग जो है वो इंडियन होटल के पास है। इंडियन होटल का भी अभी जिक्र हो रहा था। इंडियन होटल के पास 25% स्टेक है, यानी कि ताज जीवीके इंडियन होटल की ही सब्सिडरी कंपनी है। तो ये भी आप ध्यान में रखें। तो ताज जीवीके बढ़ेगा तो भी इंडियन होटल को इनडायरेक्टली फायदा है, और होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी वाला मामला तो है ही। आइए सेठी साहब से पूछते हैं अब उनकी पसंद का दूसरा स्टॉक। बताएं सर। अनिल जी, पहले तो आपका सजेशन बिल्कुल वेलकम है। तो मतलब अभी कोई दूसरे सिटी में जाएंगे तो वहाँ होटल क्यों खोजना है? राकेश जी का अपना घर है, और संदीप को होटल की जरूरत ही नहीं, वो तो मेरा अपना घर है जयपुर में, तो वहाँ होटल का काम ही नहीं पड़ता है। तो अनिल जी, थैंक यू, वेलकम। आपको क्या लगता है? हाँ, आपको क्या लगता है, इतने सारे अलग अलग शहरों से, पूना से लेके कोलकाता से लेके दिल्ली, मुंबई, सारे शहरों से जो मैंने इतने अलग अलग जगहों से गेस्ट इतने बुला के रखे हैं, किस लिए रखे हैं? इसी दिन के लिए तो, कब जरूरत पड़ जाए सेठी साहब, सब जगह अपने गेस्ट होने चाहिए, ठीक है ना? तो डाइवर्सिफिकेशन का ये बड़ा फायदा है। हाँ, अब तो अनिल जी कनाडा तक आपने इंतजाम किया हुआ है, कनाडा में, टोरंटो में।
एग्जैक्टली बिल्कुल। तो अंतर बताएं सर आज का दूसरा स्टॉक। बिल्कुल अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है वो भी उसी थीम पे है। सुबह भी मैंने इसी थीम से एक स्टॉक रिकमेंड करा जिसकी अभी चर्चा हो रही थी, मेटल्स, और वहां से सुबह मैंने प्री मार्केट जिंदाल स्टील एंड पावर रिकमेंड किया। वो भी कोइंसिडेंटली हिमांशु जी ने अभी रिकमेंड करा है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। बट वहां से मैंने एक कैश मार्केट का मिड कैप मेटल स्टॉक जो पहली बार मैं रिकमेंड करने जा रहा हूँ, ऐसा स्टॉक लाया हूँ। अनिल जी, स्टॉक का नाम है श्याम मेटालिक्स, जो कि अभी 403-4 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये भी एक सॉलिड कंपनी है। हाल ही में इसका आईपीओ आया था 306 रुपए के प्राइस पे, और आईपीओ को जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला था। 121 टाइम सब्सक्राइब हुआ, मतलब 909 करोड़ का आईपीओ था, कंपनी को चाहिए थे 909 करोड़, सब्सक्रिप्शन मिला 1,10,000 करोड़ को। इस तरह की डिमांड थी। फिर ये स्टॉक लिस्ट होके अच्छे हाइज बनाए 461 के। फिर वहां से अभी ये जो मिड कैप्स में और खास करके मेटल्स में जो करेक्शन हुआ उसमें ये स्टॉक यहाँ पे आया है। बट यहाँ पे कंसोलिडेट करके वापस से टेक ऑफ करने को तैयार है। और स्टील वैसे भी एक प्रोमिसिंग सेक्टर लग रहा है। और आज भी मुझे लग रहा है जिस तरीके से जो फ्रंटलाइन सीमेंट है, स्टील काउंटर्स है, जैसे अभी जेएसपीएल की तो बात हो ही रही थी, इसके अलावा टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल वगैरह भी अच्छा कर रहे हैं। तो ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। जून क्वार्टर भी बहुत ही दमदार था, 224 करोड़ का पैट आया, जो कि पिछले साल 49 करोड़ का था। एक मेटल कंपनी होने के बावजूद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है अराउंड 18.79%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 19% का, डेट इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.13, पिछले 3 साल का पैट का कैगर है 25%। ये कंपनी जो कि स्टील में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाती है, मुझे लगता है बहुत अच्छा कर सकती है। शॉर्ट टर्म में इसमें मेरे टारगेट है 420 रुपए के, स्टॉप लॉस रख रहे हैं 395 रुपए। ओके, तो 395 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। 395 का स्टॉप लॉस, 420 का टारगेट। श्याम मेटालिक्स और ताज जीवी के रीओपनिंग थीम का एक और बढ़िया कॉल। इंडियन होटल्स पर भी अभी थोड़ी देर पहले हिमांशु जी की कॉल आई थी, तो नजर रखिए इस स्पेस पर आइए अब चलते हैं अनिल जी के पास और जान लेते हैं इस समय की मार्केट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। अनिल जी, लग रहा है लगातार चौथे दिन सुस्त एक्शन रह सकता है। जहां तक डाउ का सवाल है, यूएस मार्केट्स की बात करें, डाउ फ्यूचर्स फिलहाल 100 पॉइंट्स नीचे दिख रहे हैं। कोई ऐसी भारी गिरावट नहीं है, बट 100 पॉइंट्स नीचे आपको दिख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी 1/4% की आपको गिरावट इस समय आती हुई दिख रही है। यूरोप, यहां पर हमने कल भी करीब 1 से 1.5% की गिरावट देखी थी, अभी भी आप देख रहे हैं कमजोरी है। हालांकि ये कहना पड़ेगा सर कि निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी भी यूरोप के बाजार में अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की पॉलिसी आज शाम को आने वाली है, तो वहां पर सबकी नजर है किस तरह की कमेंट्री ईसीबी आज देता है। एशिया में भी सर आज भारी गिरावट आपको आती हुई दिखी है। जैसा हम सुबह ही हाईलाइट कर रहे थे, हांगकांग में नजर रखनी चाहिए। लगभग 2.5% नीचे हांगकांग के बाजार बंद हुए थे, क्योंकि चीन ने सख्ती बढ़ाई है। एजुकेशन कंपनीज पर एक बार कुछ और पाबंदियां लगाई हैं, और कुछ खबरें ऐसे भी आ रही हैं कि वीडियो गेम कंपनीज के साथ मुलाकात हुई थी, और वहां पर कहा जा रहा है कि फिलहाल नए वीडियो गेम्स को लॉन्च करने के लिए रोक लगा दी गई है। कब तक ये रोक लगी रहेगी ये नहीं मालूम, बट फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसलिए हांगकांग में आपने आज 600 पॉइंट्स की गिरावट देखी है। तो थोड़े कमजोर ग्लोबल क्यूज है सर, बताएं हमें क्या करना है। नहीं, वीडियो गेम वाली रोक तो पहले ही लगी हुई थी ना दीप, चाइना में। अभी नया क्या हो, मतलब फिर से कुछ बदला है क्या? सर पहले क्या था कि 18 साल के कम के उम्र के जो भी वीडियो गेम बच्चे खेलते हैं, वहां पर उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि हफ्ते में सिर्फ आप 3 घंटे ही वीडियो गेम्स खेल पाएंगे, वो भी वीकेंड पर, फ्राइडे सैटरडे संडे 1-1 घंटा ईच। अभी क्या है, कंपनीज नए वीडियो गेम्स ही लॉन्च नहीं कर सकती हैं, तो कोई भी नया वीडियो गेम लॉन्च ही नहीं होगा जब तक सरकार नया डिसीजन नहीं लेती है। अच्छा, तो वो पुराना जो पोकेमोन चल रहा है वही खेलते रहो, मतलब जिंदगी भर। मतलब अब नया आएगा ही नहीं। बस सही है यार, ये काम अच्छा है। मतलब नया नहीं आएगा अभी के लिए, तो रोक लेना अच्छा है, कम से कम एक में तो मास्टरी हो जाएगी। नहीं तो क्या, हाँ, नहीं तो क्या पुराने वाले में सीखे, बार बार खेलते खेलते थोड़ा लगता है कि अब दूसरे तीसरे चौथे लेवल पे गए, वहां थोड़ी एक्सपर्ट है, फिर नया आ जाता है, फिर वापस शुरू करो। बढ़िया, आप लोग सारे के सारे पोकेमोन में ही मास्टर बनेंगे। अच्छा भाई, तो किस किस ने खेला हुआ है पोकेमोन? किसी ने वीडियो गेम खेला ही नहीं आप में से? ऐसा मैं मान नहीं सकता, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जैन साहब ईमानदारी से बोलो। नहीं, अच्छा देखो, सबसे ऑनेस्ट हमारे दीप है खेला है, जबकि दीप को तो कायदे से अच्छे वाले खेलने चाहिए, तो हमारे जमाने का था दीप, फिर भी चलो आपने ट्राई तो की। जैन साहब आपने नहीं खेला?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं अनिल जी, और पोकेमोन खेलते तो मुझे तो बच्चों से भी डर लगता है कि वो लोग खेलते हैं और जिस तरीके का माहौल बनता है खेलते टाइम पे कहीं भी ढूंढने लग क्या क्या था, मतलब मैं तो डरता हूँ, इसलिए मैंने नहीं खेला। नहीं चलो बढ़िया है, अगर नहीं खेला है तो आपने कम से कम अपने समय का सही सदुपयोग किया है और खेला है तो एंजॉय किया है। आइए जो दीप का सवाल था, हाँ आखिरी घंटे की स्ट्रेटेजी और सोमवार के लिए क्या कुछ करना है उस पर करते हैं फोकस। दीप देखिए, एक तो पहली चीज तो ये कि पूरा है ना आजकल ऑप्शन में हर वीकली एक्सपायरी में भी एकदम खेलो इंडिया खेलो हो रहा है, इतनी पोजीशन बन रही है कि आप सोच नहीं सकते। 17,300 पुट ऑप्शन में 1 करोड़ 1 लाख शेयर है, 52 लाख शेयर आज जुड़े हैं, ये सपोर्ट का काम करेगा। जो डेटा दिख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 17,300 के नीचे एक्सपायरी होने की उम्मीद कम है। 17,400 भी आपसे पार नहीं होगा क्योंकि वहां पर 1 करोड़ 6 लाख शेयर हैं कॉल्स में, 46 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, तो आपके 2 गोल पोस्ट हो गए 17,300 17,400। अब आइए फिर इसके बीच में कहां एक्सपायरी हो सकती है। 17,350 से थोड़ा सा नीचे, क्यों? 17,350 के पुट पर 35 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 58 लाख शेयर हैं, तो कॉल्स में पोजीशन थोड़ी ज्यादा है, लगभग डबल, और इंट्राडे में भी पुट में 17 लाख शेयर जुड़े हैं 17,350 पे, कॉल पे 36 लाख शेयर, ऑलमोस्ट डबल। तो 17,350 के ऊपर भी एक्सपायरी हो पाएगी, इसकी संभावना कम है। तो फिर अब डेटा को और टाइट करें तो 17,300 17,350 की रेंज में एक्सपायरी होने की आप उम्मीद कर सकते हैं, ये उम्मीद है। अब कभी कभी क्या होता है एक्सपायरी के दिन, कभी कभी बाजार आपको एक्शन थोड़ा किसी तरफ दिखा भी दे। पहली बात तो है कि संभावना कम है, लेकिन समझो डाउ फ्यूचर एकदम से रिवर्स हो जाए, मजबूत हो जाए, या एकदम से 200 पॉइंट कमजोर हो जाए, तो फिर ऐसी सिचुएशन में अगर आप 17,300 के नीचे फिसले तो 17,250 50 पॉइंट की नीचे जगह, 17,350 के ऊपर निकले तो 50 पॉइंट की 25 से 50 पॉइंट की जगह वहां भी बन सकती है 17,375 17,400 तक। बस ये आपके लिए बड़ी रेंज हो सकती है 17,250 17,400, इसके बियॉन्ड नहीं। और उसमें भी 17,300 17,350 की रेंज में तो निफ्टी पर कोई ट्रेड लेना बनता नहीं, क्योंकि कोई बड़ा मूव दिख नहीं रहा है अभी, पहली बात। दूसरी बात, मंडे के लिए लेना है क्या? तो मंडे के लिए लेने में क्या, 3 दिन की छुट्टी है, पता नहीं आज कैसा अमेरिका का रहेगा मार्केट, फिर कल कैसा रहेगा शुक्रवार का, फिर परसों नहीं सॉरी, फिर उसके बाद सोमवार सुबह डाउ फ्यूचर्स कैसे रहेंगे। तो 3 चीजों में कौन दिमाग लगाए, सोमवार सुबह ही देखेंगे। फिर भी अगर कोई ऐसा अच्छा एक तरफा मूव हुआ और उसके बाद कोई ट्रेड लेना बनता है तो 3:20 पर हम इसका डिस्कशन करेंगे। अभी कुछ नहीं, अभी सोमवार के लिए कोई ट्रेड लेना नहीं बनता है, न आज बचे हुए 1 घंटे के लिए निफ्टी में। बैंक निफ्टी ओके, कहां पर है बैंक निफ्टी में हम? 36,600 के आसपास, 36,500 36,600 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। डेटा ये दिखा रहे हैं कि इसके नीचे एक्सपायरी नहीं होगी, तो आप बिल्कुल सपोर्ट के आसपास ही हैं एकदम। 36,500 के नीचे अगर आप गए तो फिर आपके लिए 150 से 250 पॉइंट तक की कमजोरी भी बन सकती है बैंक निफ्टी में, क्योंकि 36,500 पर 32 लाख शेयर है, 36,600 पर 30 लाख शेयर है। ये आखिरी उम्मीद है सपोर्ट के लिए। आज सिर्फ दिन के लो पॉइंट की तरफ फिर से बाजार आ रहा है। ऊपर कितना जा सकते हैं? 36,700 से 36,800 की रेंज भारी भरकम रुकावट की रेंज है, इसके पार भी आप नहीं निकलेंगे। तो 36,700 36,800 की रेंज में बेचिए, 36,500 36,600 की रेंज में खरीदिए। ये खरीदारी की रेंज में आप आ रहे हैं। स्टिक स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 100 पॉइंट नीचे 36,400 का। बेचते हैं तो स्टिक स्टॉप लॉस 36,900 का। सिंपल, बैंक निफ्टी भी इसी रेंज में रहेगा और कुछ नहीं करेगा। ये आपके लिए सारे के सारे लेवल। जी दीप, क्लियर है सर। तो बैंक निफ्टी शायद थोड़ी खरीदारी की रेंज में आ रहा है, बट वैसे बहुत ही रेंज बाउंड मार्केट है। निचले स्तरों पर आप खरीदारी कर सकते हैं या फिर वीकेंड निकलने दीजिए और फिर मंडे को ही देखेंगे किस तरह से एक्शन लेंगे, बट रेंज बाउंड एक्शन ही रहेगा एक्सपायरी तक, ये क्लियर हो रहा है। पर आइए, एक्सपायरी तक एक्शन रेंज बाउंड रह सकता है, बट ढेरों स्टॉक्स में मूवमेंट आ रहा है। इंडेक्स के बाहर अगर आप देखें तो काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। पीएफसी आरईसी, कल इस पर बात हो रही थी, आज सुबह भी हमने किरण जी के साथ उनकी कॉल रिविजिट करी थी। पीएफसी की एक और फ्रेश मूव इस पर आते हुए दिख रहा है। एक राय लेना चाहूंगा पीएफसी पर हिमांशु जी की तरफ से भी। हिमांशु जी, क्या करना चाहिए? 2.5% ऊपर है चार्ट इस समय पीएफसी का। हिमांशु जी देखिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ब्रेकआउट आते हुए नजर आया है और इनफैक्ट मुझे ध्यान है कि कल शायद किरण जी ने इस पर सही समय पे एक ब्रेकआउट कॉल पकड़ा था और वहां पर बाई का रिकमेंडेशन भी दिया था। मुझे लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल तेजी की पोजीशन में बने रहें। ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है और इस सेक्टर में सबसे बड़ी बात एक बज है, अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि अगर इन पर्टिकुलर मैं पीएफसी की बात करता हूं तो 142 143 तक का एक नियर टर्म टारगेट है, जिसके लिए यहाँ पर तेजी की पोजीशन में बने रहने की सलाह रहेगी। अगर पोजीशन ऑलरेडी लॉन्ग है तो यहाँ पर 134 के नीचे का एक स्टॉप लॉस ट्रेल किया जा सकता है और फ्रेश खरीदारी के लिए मुझे लगता है कि 135 के आसपास अच्छे बेहतर एंट्री लेवल्स हैं।
ओके, तो ये है आपके लिए पीएफसी पर राय इस वक्त। आप आइए, जैन साहब ने आज हमें सुबह सुबह दिया एक जेम शेयर और वो था एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज, और 10% से ज्यादा का बड़ा उछाल एप्कोटेक्स में आज जैन साहब की रिकमेंडेशन के बाद आता हुआ दिखा भी है। अब और जब जैन साहब शो में आए तो लेट आने की मैंने पेनल्टी लगा दी। मैंने कहा जैन साहब अब आपको है ना गणेश चतुर्थी के मौके पर 4 स्टॉक देने पड़ेंगे। तो जैन साहब ने नेगोशिएशन किया, फाइनली हम इस बात पे आए कि एक सुबह वाला दे दिया वो मैं मान लूंगा, 3 और नए देने पड़ेंगे। तो एक एक करके जैन साहब की 3 पिक आएंगी आपके लिए थोड़ी थोड़ी देर में। मैं थोड़ा समय भी देता हूं जैन साहब को सोचने का आराम से। तो पहली पिक क्लोजिंग शो की 3 पिक में से पहली पिक में लेता हूं जैन साहब के लिए बिल्कुल विघ्नहर्ता शेयर वाला। क्या बताएं जैन साहब, विघ्नहर्ता शेयर आपकी तरफ से इस गणेश चतुर्थी पर। बिल्कुल सर, ये पेनल्टी इतनी स्वीट पेनल्टी है, लगने पे ज्यादा खुशी हो रही है। एंड थैंक यू फॉर दिस पेनलाइजिंग मी। और एक नेगोशिएशन आपने मान लिया कि भाई एक को मान लीजिए एप्कोटेक्स, और जो कि टारगेट भी अचीव कर गया। मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना फास्ट अचीव होगा 390 के, और मुझे लगता है कि जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करके रखें। एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन। एंड आज रोड तीज भी है, मैंने शुरुआत में भी बोला कि वो भी हमारे जैनियों में बहुत बड़ा पर्व होता है अपने, तो हम लोग आज काफी लोगों को इनवाइट करते हैं और रोड खिलाते हैं। तो अब मैं आज एक त्योहार से रिलेटेड स्टॉक है, ओरिएंटल एरोमेटिक्स। देखिए नाम में ही एरोमा है, और देखिए कपूर बनाने वाली पहले कैम्फर एलायड बोल के ये नाम हुआ करता था इसका, और बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है। और ये स्टॉक मुझे जिस तरीके से अब कंसोलिडेट हुआ ऊपर के लेवल्स पे, अब लगता है कि बहुत बढ़िया और रिटर्न्स देने के लिए तैयार है। तो ओरिएंटल एरोमेटिक्स में देखिए मुझे जो फंडामेंटल्स है, एंड आई विल कीप इट शॉर्ट अनिल जी, बिकॉज मुझे पता है इस समय की बहुत वो रहती है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए तो 25 के लगभग है। डेट्स को काफी कम कर रखा है इन्होंने, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। 3000 करोड़ की मार्केट कैप में 50, 70, 80 करोड़ का डेट कोई विशेष बात नहीं है। और जो सबसे बढ़िया बात है, पिछले 3 साल की प्रॉफिट की कैगर है 50%, 49.8, इस तरीके का माहौल बना हुआ है। और मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे ये बहुत बढ़िया है, और जबरदस्त क्वार्टरली रिजल्ट्स है। पिछले 4 क्वार्टर एक्सीलेंट गए हैं, सितंबर, दिसंबर, मार्च और जून। और टीटीएम बेसिस पे जिस तरीके का प्रॉफिट्स कंपनी ने कमाया, 114 करोड़ का हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे पैट है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत बढ़िया करेगा, और यहां से आराम से ये स्टॉक आने वाले दिनों में कम से कम 1090 का टारगेट के लिए इसको लेना चाहिए। और जिस तरीके के फंडामेंटल्स, जिस तरीके का प्रोडक्ट, और आगे फेस्टिव सीजन है तो इनका कंजम्पशन बढ़ता है। और देखिए अरोमा और सारे ही मतलब फ्रेग्रेंसेस और इन सब में है ये कंपनी, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी आने वाले 6 से 9 महीने। ओके, आगे आने वाले 6 से 9 महीने में ओरिएंटल एरोमेटिक्स ये है वो स्टॉक जहां पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। कपूर आप सब जानते हैं, कपूर को इंग्लिश में बोलते हैं कैम्फर, और ये कैम्फर बनाने वाली, कपूर बनाने वाली कंपनी। कोरोना में बहुत लोगों ने कपूर का इस्तेमाल किया, मैंने भी किया। मतलब लोग बोलते हैं कपूर को आप घर में रखें तो आपका मतलब एयर प्योरीफायर का काम करता है, वातावरण शुद्ध हो जाता है। आई एम श्योर आप में से काफी लोगों ने किया होगा। तो कंजम्पशन बहुत बढ़ा है कपूर का पूरे कोरोना काल में। और दूसरा कंजम्पशन कपूर का बढ़ता है उत्सवों के सीजन में, जब त्योहार होते हैं तो फिर पूजा अर्चना में, इसमें सब में कपूर बड़ा काम आता है। 1090 का टारगेट बहुत छोटा सा है जैन साहब, मुझे ऐसा लग रहा है, बट ठीक है जो आपकी इच्छा है। लेकिन ओरिएंटल एरोमेटिक्स इसके लिए 1090 का टारगेट जैन साहब की तरफ से बिल्कुल। तो ये एक और स्टॉक जैन साहब अभी और 2 पिक्स आपको देंगे, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूं उनके पास में वापस। लेकिन तब तक एक काम करते हैं, एक बड़ी खबर आई है अनिल अंबानी ग्रुप के लिए रिलायंस इंफ्रा को लेकर। हमारे संवाददाता ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बता रहे हैं पूरी खबर, और ये भी बता रहे हैं कि क्या होगा असर इसका रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर पर। चलते हैं ब्रजेश के पास। ब्रजेश बताइए पूरी खबर। बिल्कुल, एक तरह से कहें तो रिलायंस इंफ्रा के लिए सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत है, क्योंकि 2800 करोड़ का जो आर्बिट्रेशन का अवार्ड था, जो चैलेंज किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट में, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस के पक्ष में ऑर्डर दिया है। और ये कहा है कि 2800 करोड़ रुपए की रकम जो है वो 8 साल के ब्याज के सहित वापस करनी पड़ेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन रिलायंस इंफ्रा को देगा।
तो इस तरह से जो मोटा मोटा अनुमान था जनवरी 2019 के आसपास तक का आंकड़ा था, वो करीब 4,600 करोड़ के आसपास का आंकड़ा था। तो उसके बाद का ब्याज अगर और जोड़ा जाए तो तकरीबन 5,000 करोड़ के आसपास की रकम जो है वो रिलायंस इंफ्रा के को आती हुई दिखेगी इस सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के असर से। तो अगर आप देखें तो स्टैंड अलोन जो रिलायंस इंफ्रा का डेट है वो 3,800 करोड़ के आसपास है और उसके अपोजिट में समझें करीब 5,000 करोड़ की रकम आती दिख रही है। तो स्टैंड अलोन बेसिस पे रिलायंस इंफ्रा एक तरह से अगर ये रकम आ जाती है तो डेट फ्री कंपनी जो है वो बन सकती है। मामला ये था कि 2012 में रिलायंस इंफ्रा ने जो दिल्ली एयरपोर्ट को कनेक्ट करने वाली मेट्रो की लाइन है उसका ऑपरेशन बंद किया था और उसके पीछे वजह यह बताई थी कि जो डीएमआरसी ने कंस्ट्रक्शन किया है उसके स्ट्रक्चर में क्रैक्स आ गए हैं और सेफ्टी की वजह से इस लाइन पर मेट्रो रेल चलाना संभव नहीं है। लेकिन डीएमआरसी ने इस बात को माना नहीं था और रिलायंस इंफ्रा का यह आरोप था कि इन्होंने ठीक करके नहीं दिया स्ट्रक्चर, इस वजह से हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे और ये कंट्रोवर्सी हुई थी जिसके बाद ये मेट्रो लाइन को चलाना जो है रिलायंस इंफ्रा ने बंद कर दिया था और इसी वजह से मामला फिर आर्बिट्रेशन में गया था। जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का आर्बिट्रेशन पैनल है वहां गया था, वहां से फिर दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल जज की बेंच ने रिलायंस इंफ्रा के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन डबल बेंच में अगेंस्ट में हो गया था। मामला फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहां से ये राहत की खबर रिलायंस इंफ्रा के लिए आई है। ओके, तो बड़ी खबर रिलायंस इंफ्रा के लिए, नजर रखिए इस काउंटर पर 5% के सर्किट पर है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खबर बताने के लिए। आइए नितिन मुरारका साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत करते हैं उनका निफ्टी के निशानबाज नितिन मुरारका। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर क्या है आपकी स्ट्रैटेजी आज? देखिए, अगली एक्सपायरी की जो नेक्स्ट एक्सपायरी आएगी उसकी 17,300 की कॉल ऑप्शन लेंगे जिसका प्राइस अभी 122-23 है। स्टॉप लॉस 95 के होंगे और टारगेट करीब 170 रुपए के होंगे। 17,300 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। आज भी मार्केट एक्सपायरी ऐसा लग रहा है कि 17,300 के ऊपर 17,350, 360 ऐसे एक्सपायरी होनी चाहिए। तो 17,300 एक सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल के हम कॉल ऑप्शन ले रहे हैं, 122-23 में ले रहे हैं अगले वीक की। 170, 175 टारगेट है और 95 का स्टॉप लॉस। ओके, तो 17,300 की कॉल खरीदनी है। निफ्टी की एक्सपायरी इसके ऊपर ही होगी। अनिल जी आपको अभी बता भी रहे थे कि रेंज भी दिख रही है क्लियर, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी पर क्या राय है सर, किधर देख रहे हैं बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी? बैंक निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी 37,700 और 37,600 के बीच होनी चाहिए, यानी बिल्कुल साइडवेज एक्सपायरी है। 37,600 की पुट में भी बहुत जबरदस्त राइटिंग है और 37,700 की कॉल में भी है। तो जो एक्सपायरी की बैंड बहुत छोटी बन रही है और वो बैंड है 36,600 से लेके 36,700 के बीच में एक्सपायरी होनी चाहिए। तो साइडवेज एक्सपायरी लग रही है, बट ओवरऑल सपोर्ट लेवल काफी अच्छा है 36,500 का। तो ऐसा लग रहा है कि ये वीक साइडवेज रहा है, अगले वीक में हो सकता है पॉजिटिव मोमेंटम रीगेन हो और 36,500 सपोर्ट की तरह ऐड करेगा और अगली एक्सपायरी में फिर से हम लोग 37,000 अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल एकदम डेटा परफेक्ट देख रहे हैं नितिन जी और बता रहे हैं 36,600, 36,700 ये डेटा निकल कर आ रहे हैं। न 36,500 के नीचे जाना, न 36,800 के ऊपर निकलना है और 36,600, 700 की रेंज में ही एक्सपायरी के संकेत बैंक निफ्टी के आते हुए दिख रहे हैं और निफ्टी के लिए भी 17,300, 17,400 की रेंज है जिसके बीच में एक्सपायरी के संकेत है। ऐसे में नितिन जी की राय 17,300 का अगले हफ्ते का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 122 में मिलेगा, 95 का स्टॉप लॉस, 170 के टारगेट। आइए बढ़ते आगे। जैन साहब है तैयार, एक बार फिर से जैन साहब के लिए बिगुल विघ्नहर्ता शेयर का कोई दिक्कत नहीं, बिगुल बार बार बजे, लगातार बजे, स्टॉक्स दमदार आते रहे। एप्कोटेक्स, ओरिएंटल एरोमेटिक्स, ये दो स्टॉक जैन साहब की तरफ से आ चुके हैं। जैन साहब, गणेश चतुर्थी पर तीसरा स्टॉक आपकी तरफ से। बिल्कुल, तीसरा विघ्नहर्ता शेयर है मेरा इंगरसोल रैंड। एक जबरदस्त कंपनी है
1921 से कार्यरत ये कंपनी और अब 2021 मतलब पूरे 100 साल कर चुकी है कंपनी। और मुझे लगता है कि ये इंगरसोल रैंड और भी अच्छा परफॉर्म करेगी। सबसे बढ़िया बात है ऊपर के लेवल से एक ठीक ठाक करेक्शन देखने को मिला और अब मिड कैप स्मॉल कैप में जिस तरीके से माहौल बना है, बीच में अगस्त फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में काफी करेक्शन आए स्टॉक्स में, अब वापस से अपने हाईज को क्रॉस कर रहा है निफ्टी का स्मॉल कैप इंडेक्स। तो मुझे लगता है कि और भी अब माहौल एक बार बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। बैंक निफ्टी भी साथ देगा साथ में। और आप देखिए जिस तरीके के मतलब प्रोडक्ट्स है, ये कंपनी यूनिक कंपनी है, एयर कंप्रेसर्स बनाने वाली वर्ल्ड लीडर है ये, और एयर कंप्रेसर्स, ऑयल फ्री कंप्रेसर ये सब बनाती है। और गार्टनर डेनवर बोल के एक कंपनी है जिसके साथ 2020 में इन्होंने मर्जर किया और उसके बाद अब कंपनी का 300 साल का एक एक्सपीरियंस है। तो एक एमएनसी कंपनी, इतनी पुरानी पेडिग्री वाली कंपनी एयर कंप्रेसर्स बनाने में एक तरीके से बहुत बड़ा ब्रांड है और वैक्यूम पंप्स वगैरह सब बनाती है। और फंडामेंटल्स में 25-26 के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे जीरो डेट कंपनी है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार जिस तरीके से मेक इन इंडिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन और सबके ऊपर फोकस्ड है, तो ये सारी कंपनियां अच्छा करेगी। और सबसे बढ़िया बात यह टीटीएम बेसिस पे ये कंपनी भी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे बैठी हुई है। जून 2021 में बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर रहा, मार्च 21 और 2021 जून 26 करोड़ के पैट के साथ, जो कि लास्ट ईयर जून में सिर्फ 8 करोड़ का पैट था। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। मुझे लगता है कि 1050 का पहला टारगेट 1090 का ही बोल लीजिए। अब 1050 फिर से अनिल जी का डर लग रहा है मुझे कि बोलेंगे बहुत छोटा टारगेट दिया है, तो 1090 का टारगेट ओरिएंटल एरोमेटिक्स की तरह इंगरसोल रैंड का। बिल्कुल, और ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पर इंगरसोल रैंड और ओरिएंटल एरोमेटिक्स ट्रेड भी कर रहे हैं और सिमिलर टारगेट्स हैं 1090 के। पर दो बेहतरीन विघ्नहर्ता शेयर्स जैन साहब की तरफ से, 3 बेहतरीन विघ्नहर्ता शेयर्स जैन साहब की तरफ से एक और आने की तैयारी में है। पर आइए उससे पहले समय है IRCTC पर फोकस करने का। आज इसलिए नहीं फोकस कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक तेजी में नहीं है, रोज वैसे हम देख रहे हैं जबरदस्त एक्शन में आता है, बट इसलिए क्योंकि वायदा कारोबार में आने के बाद पहली बार IRCTC वायदा कारोबार के बैन में है। थोड़ी देर में आशीष से भी अपडेट लेंगे कि क्या ये बैन से बाहर आएगा या बना रहेगा। बट ये जो शानदार रिटर्न्स देने के बाद IRCTC की चाल रही है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। रीसेंट एक्शन जो रहा है बैन की वजह, बैन में ये जो स्टॉक आ गया है उसके बारे में भी थोड़ी डिटेल्स जानते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए क्या चल रहा है IRCTC में। डेफिनेटली दीप, जैसे कि आपने कहा कि पहले बार एफएनओ में आने के बाद बैन में गया, मुझे याद है फरवरी के आसपास ये एफएनओ में आया था, मतलब मार्च सीरीज में, और उसके बाद पहले बार ये एफएनओ बैन में गया। लेकिन इस कंपनी की जर्नी है ना, जब से इस कंपनी की लिस्टिंग हुई है या फिर आईपीओ आया है, तब से काफी शानदार रही है। अक्टूबर 2019 में इस कंपनी का आईपीओ आया था, जो इशू प्राइस था 320 रुपए का था, और वहां से अब तक देखिए ये स्टॉक 10 गुना हो चुका है। इनफैक्ट जिस दिन लिस्टिंग हुई थी उसी दिन 2 गुना हो चुका था, करीब 640-644 के आसपास लिस्टिंग हुई थी। तो लिस्टिंग प्राइस से भी अगर आप निकालेंगे तो 5 गुना ये स्टॉक हो चुका है। 26 फरवरी को एफएनओ में काउंटर आया था, तब करीब 1700 के आसपास ट्रेड करता था। वहां से अब तक करीब 90% के आसपास की रैली जो है वो इस काउंटर में आ चुकी है। और एक बहुत बड़ा इवेंट जो इस कंपनी में हुआ था ना, वो है शेयर विभाजन का। मुझे याद है 30 जुलाई का वो दिन था जबकि कंपनी ने डिक्लेयर किया था कि हम शेयर का विभाजन करने वाले हैं। वहां से अब तक अगर आप देखेंगे तो करीब 40-41% के आसपास की रैली जो है ये काउंटर दिखा चुका है। हालांकि अब तक मेरे ख्याल से रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन स्टॉक स्प्लिट का ऐलान कर दिया गया है और उसके बाद से भी लगातार रैली इस काउंटर में चल रही है। इनफैक्ट पिछले 5 दिनों में अगर आप देखेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग रुझान देखने मिला है। पिछले 5 दिनों में यानी कि 2 तारीख से अब तक, 2 सितंबर से अब तक लगातार इस काउंटर में तेजी देखी जा रही है और पिछले 5 दिनों में करीब 20% के आसपास की रैली जो है इस काउंटर में हो चुकी है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हुई है। 7 सितंबर को जो वॉल्यूम हुए थे इस कंपनी में 1.16 करोड़ के आसपास हुए थे। इनफैक्ट जब से लिस्टिंग हुई है इस कंपनी की 7th हाईएस्ट वॉल्यूम जो है वो इस कंपनी में 7 सितंबर को हुए थे। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरह के वॉल्यूम जो है इस कंपनी ने इससे पिछले दिखाए हैं। इनफैक्ट एफएनओ में आने के बाद ये जो वॉल्यूम्स हुए थे 7 तारीख के, वो सबसे हाईएस्ट लेवल पे थे। मुझे याद है दिसंबर 2020 के बाद के सबसे हाईएस्ट लेवल के वॉल्यूम जो है वो 7 तारीख को इस कंपनी में हुए और इसके लिए आपने देखा कि किस तरह इसकी मार्केट वाइड पोजीशन बढ़ी और उसके बाद ये स्टॉक जो है वो बैन में आया। लेकिन इसके साथ इंटरेस्टिंग चीज और एक है कि जो डिलीवरी वॉल्यूम्स है ना इस काउंटर में, वो उतने अच्छे नहीं रहे हैं। अगर आप पिछले 1 महीने के डिलीवरी वॉल्यूम्स निकाल के देखेंगे तो करीब 19.4% के आसपास है और केवल अगस्त के निकाल के देखेंगे तो करीब 20% के आसपास है। लेकिन 2 सितंबर से 8 तारीख तक अगर आप देखेंगे तो काफी वेरिएशन है और इसमें भी 7 तारीख को जब स्टॉक 9-10% चला था और जब सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम 7th हाईएस्ट वॉल्यूम हुए थे तब डिलीवरी वॉल्यूम्स महज 8.5% के आसपास थे।
यानी कि स्टॉक में तेजी हो रही है। पिछले 5 दिनों से भरपूर एक्शन है, लेकिन जो डिलीवरी वॉल्यूम थे वो शायद जो पहले थे उतने नहीं है। हालांकि जर्नी जो इस कंपनी की काफी बेहतर रही है। अब वायदा कारोबार में आ गया है तो थोड़ा डिलीवरी वॉल्यूम्स में भी अब बदलाव आया है, थोड़ी स्पेकुलेटिव एक्शन भी आईआरसीटीसी में बनते हुए दिख रहा है। और अनिल जी लगातार मार्केट के फोकस में रहा है, आपकी फोकस लिस्ट में रहा है, आपने रिकमेंड भी करा है, लिस्टिंग से 10 गुना ये काउंटर भाग भी चुका है। तो अपडेट्स तो ढेरों सारे हुए हैं इस कंपनी के लिए और वायदा कारोबार में भी है, पर अब कैसे समझना चाहिए, क्योंकि वायदा कारोबार में आ गया है, बैन में भी पहली बार आ गया, तो क्या रफ्तार वैसी रहेगी जैसे पहले थी या फिर थोड़ा अब इसमें बदलाव आ सकता है क्योंकि ट्रेडिंग एक्टिविटी और ज्यादा होगी? ना रफ्तार तो कम होगी और होनी भी चाहिए दीप। मतलब ठीक है, अच्छी कंपनी है, अच्छी नहीं है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, शानदार कंपनी है, लेकिन भाई मतलब हर एक चीज एक भाव से बहुत अच्छी होती है, एक भाव से अच्छी होती है, एक भाव से मतलब महंगी और खराब होती है, ठीक है ना। तो ये महंगी और खराब वाली कैटेगरी में नहीं है, ठीक है। अब बहुत अट्रैक्टिव हो ऐसा नहीं है। अब आप मुझे पूछोगे तो जो कॉन्फिडेंस 1500, 1700, 2000, 2200, 2500 तक था वो अब 3300, 3400 में कैसे आएगा? करेक्ट। सो थोड़ा करेक्शन आ जाए आगे पीछे किसी वजह से, तो फिर उसके बाद खरीदने के बारे में सोचें, ज्यादा बढ़िया है। पुराना पड़ा है रखिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। स्टॉक अच्छा है, सब कुछ ठीक है, तो पहले पड़ा है आपके पास शेयर तो पड़े रहने दीजिए। और बाकी ट्रेडिंग का जहां तक सवाल है वो तो बैन में तो अभी कोई एक्शन ज्यादा होना है नहीं, पोजीशन कमी होगी जो होनी है, जब तक बैन से बाहर ना आए। नया खरीदने के लिए इंतजार कीजिए। व्यू पॉजिटिव है, बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्रेश एंट्री अभी नहीं, इंतजार के बाद, थोड़े करेक्शन के बाद। जी दी बिल्कुल, अब फ्रेश एंट्री की बारी नहीं है, अब थोड़ा करेक्शन है, उसी का आप इंतजार करें। आईआरसीटीसी पर जबरदस्त एक्शन में रहा है, 3300 के लेवल्स आपको आते हुए दिखे हैं, अब थोड़ा इंतजार करिए। और वैसे भी वायदा कारोबार के बैन में है, अब देखते हैं बना रहेगा बैन में या बाहर निकलेगा, वो अलग बात है, बट नजर है आईआरसीटीसी पर। आइए चलते हैं सुमित जी के पास, बिगुल उनके लिए सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, मार्केट्स तो डल है, कुछ खास मोमेंटम नहीं है, लेकिन ऐसे डल मार्केट में भी मेरा जो स्टॉक बाय करने का मन कर रहा है वो स्टॉक का नाम है मन इंफ्रा। स्टॉक का भाव चल रहा है 72 रुपए 75 पैसा, 72 रुपए 80 पैसा, 72.80। मन इंफ्रा के अंदर एक अच्छा मूव, अच्छा कैंडल फॉर्म हो रहा है। इस स्टॉक के अंदर पिछले 5 से 6 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। मन इंफ्रा के अंदर मेरे को लग रहा है कि स्टॉक यहां से एक बढ़िया मूव दिखाने को तैयार है। अगले हफ्ते के लिए खरीदारी करें। स्टॉक के अंदर यहां से ऊपर के अंदर 78 रुपीज का पहला टारगेट बनेगा, 82 रुपीज का दूसरा टारगेट बनेगा, यानी 10 से 15% का अपसाइड मूव मन इंफ्रा के अंदर यहां से ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट है 68 रुपए का है, 68 के स्टॉप लॉस से मन इंफ्रा में यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 3 से 4 दिन का ऊपर का टारगेट होगा 78 रुपीज से लेके 82 रुपीज तक का। बिल्कुल, यह है आपके लिए मन इंफ्रा पर खरीदारी की राय। और जो आपका स्टॉप लॉस है सुमित जी, उसी लेवल पर मन इंफ्रा पर एसआईपी स्टॉक में हमने भी रिकमेंडेशन दी थी, अनिल जी ने बात करी थी इस काउंटर की, जुलाई 22 को इस काउंटर की बात करी थी 63 के लेवल के, बल्कि और भी नीचे 63 के लेवल पर बात करी थी। 85 और 100 के लॉन्ग टर्म टारगेट्स आपको दिए गए थे। नजर रखिए मन इंफ्रा पर 73 पर ऑलरेडी आ चुका है और 78 और 82 के टारगेट्स सुमित जी भी आपको यहां पर दे रहे हैं, तो मोमेंटम इस पर आपको आते हुए दिख सकता है। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको बढ़िया मोमेंटम आते हुए दिख रहा है। मेटल काउंटर्स में अभी थोड़ी देर पहले एक बढ़िया मूव आती हुई दिख रही थी और सेल भी आपको थोड़ा एक्शन में आते हुए दिख रहा है। टाटा स्टील में भी इस समय खरीदारी होती हुई दिख रही है। वागली साहब, क्या समय आ गया है वापस टाटा स्टील में एंट्री लेने का? सर पोजिशनली लेना है तो बिल्कुल 1500 के ऊपर जाते हुए मुझे दिखता है। 1520 1530 तक का टारगेट आना चाहिए। मोमेंटम आएगा 1470 के ऊपर, अभी 1450 है, तो आप आई थिंक मंडे को ही व्यू ले लेंगे, लेकिन डायरेक्शनल बायस तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। बिल्कुल, तो डायरेक्शनल बायस तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। सेल, टाटा स्टील दोनों पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। इस बीच उज्जीवन और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर रखिए नज़र, क्योंकि मैनेजमेंट एग्जिट्स को लेकर काफ़ी सारी यहाँ पर डर बना हुआ था। हमने काफ़ी भारी गिरावट भी देखी, निचले सर्किट्स भी लगे। आज आप बढ़िया बाउंस बैक देख रहे हैं। एक्चुअली कल भी थोड़ा बाउंस बैक था, बट आज नज़र रखिए 10% ऊपर आपको उज्जीवन दिखेगा और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी फिलहाल आपको 5% ऊपर दिख रहा है। तो जबरदस्त एक्शन यहां पर बनते हुए दिख रहा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों ही काउंटर्स में।
और लॉजिस्टिक स्टॉक्स पर भी नजर है, आज सुबह भी इस पर बात हो रही थी। एक काउंटर है TCI एक्सप्रेस है, इसके चार्ट को जरा पुल अप करिए। 5.5%, 4.5% ऊपर इस समय TCI एक्सप्रेस आपको आते हुए दिख रहा है। निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी है TCI एक्सप्रेस। बंसल जी, इसके चार्ट पर कोई राय? 1500 का लेवल वापस स्टॉक ने रिक्लेम किया है। देखिए दीपांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। इनफैक्ट एक 1500 का लेवल भी अचीव कर रहा है और नीचे में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन भी बना है। तो बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी की राय है। 1470 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और टेक्निकली 1608 से लेकर 1615 के लेवल्स TCI एक्सप्रेस में देखने को मिल सकते हैं। ओके, TCI एक्सप्रेस में यहाँ पर खरीदारी करने की राय। स्टॉक है भरपूर एक्शन में। ये नहीं, ये तो दूसरा है ना, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अलग है, करेक्ट? जो कल ये सेम है क्या जो कल रिकमेंड किया था आशु सर ने? ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और TCI नहीं, अच्छा वो अलग है, वो 435 रुपए 410 रुपए वाला स्टॉक है, ठीक है। तो कल आशु सर ने ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिकमेंड किया था और TCI एक्सप्रेस यहां पर एक्शन भरपूर बनता हुआ दिख रहा है। ये पक्का जैन साहब के जेम्स रहा होगा, कोई डाउट ही नहीं है। आइए, जैन साहब से याद आया, जैन साहब की एक पिक भी तो बाकी। जैन साहब भी सोच रहे मेरा नंबर कब आएगा। तो जैन साहब, आपका नंबर आ चुका है। गणेश चतुर्थी की चौथी पिक तैयार है हमारे दर्शकों के लिए। ओके, विघ्नहर्ता शेयर। बताइए जैन साहब। यस, बिल्कुल। TCI और TCI एक्सप्रेस दोनों मैंने जेम्स में दिए हुए हैं और बहुत निचले स्तरों पे। और इनफैक्ट TCI एक्सप्रेस तो जब दिया था उसके 3-4-5 दिनों में ही जबरदस्त 40-50% का उछाल आया था और जबरदस्त लॉजिस्टिक स्पेस में माहौल बना हुआ। और जब से ये ड्रोन वाली न्यूज आई है और जिस तरीके से लॉजिस्टिक स्पेस का और वेयरहाउसिंग, जहां जाओ आजकल वेयरहाउसिंग की बातें होती है, तो मुझे लगता है लॉजिस्टिक स्पेस बहुत जबरदस्त करने वाला है। पहले इसको इंडस्ट्रियल स्टेटस वैसे नहीं मिलता था इजीली, अब ये इंडस्ट्रियल स्टेटस है। कहीं भी जाओ आप, SEZs में या DTCs में जाओ, वहां पे वेयरहाउसेस बन रहे हैं। और ये जो ऑनलाइन कंपनीज है, ये लोग जबरदस्त अब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो आई एम वेरी बुलिश कि TCI एक्सप्रेस और TCI जो आशु जी ने भी कल दिए, दोनों अच्छा करेंगे। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स तो देखिए ऑलरेडी परफॉर्म कर ही रहा है और भी सारे स्टॉक्स ये सब करेंगे। बट मेरा जो चौथा स्टॉक है वो है MSTC। हालांकि स्टॉक को अपने चैनल पे ऑलमोस्ट सारे एनालिस्ट ने ही रेकमेंड किया हुआ है, सेठी साहब ने भी किया हुआ, आपने भी किया हुआ, मैंने ज्यादा रेकमेंड नहीं किया था। और अब मैं देखता हूं तो ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया लग रहा है इन लेवल्स पे, क्योंकि बहुत बड़ा एक उछाल आया हुआ था 400 रुपए के लेवल से। जब ये नीचे आ गया 270, 80, 300 के लेवल्स पे, तो अब लगता है कि ये बहुत बढ़िया लेवल है जहां पे एंट्री लेनी चाहिए। 12 के P मल्टीपल पे एक ई-कॉमर्स, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर मिलता तो बहुत सस्ता लगता। देखिए प्लेटफॉर्म्स वाले बिजनेसेस की वैल्यूएशंस ये देखते हैं कि हम, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप PSU है तो आपको वैल्यूएशंस नहीं मिलते हैं, बट ये नहीं भूलना चाहिए कि IRCTC भी एक प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है, वहां पे किस तरीके से वो बना हुआ है माहौल। तो वैसा ही MSTC मिनी रत्ना कैटेगरी 1 PSU है, तो वैसे ही ऑलरेडी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस और बन जाता है। और फिनटेक में एंट्री लेने की न्यूज पिछले 2-3 दिनों में आई थी, तो उससे भी मैं काफी प्रभावित हुआ हूं, क्योंकि फिनटेक ऐसी चीज है कि सबसे ज्यादा अगर स्टार्टअप्स में और इनमें अगर सबसे ज्यादा वैल्यूएशंस मिलती है तो फिनटेक को मिलती है। और सारे फिनटेक्स काफी सक्सेसफुल रहे हैं, रेवेन्यू मॉडल बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। और ओवरऑल आप देखिए ये कंपनी ई-कॉमर्स में, फिर आपके ट्रेडिंग में, रीसाइक्लिंग में, ई बिडिंग प्लेटफॉर्म बना रही है, ई ऑक्शन, सैंड माइनिंग ब्लॉक्स के उत्तर प्रदेश के लिए कर रही है, उड़ान बोल के सरकार का एक और इन्होंने इनिशिएटिव लिया हुआ है, और डीप पोर्टल बोल के है, एग्जिम पोर्टल, मेटल मंडी बनाई है। फिर आप देखिए लीडिंग पेट्रोलियम कंपनीज के लिए फिर ई रकम मतलब किसान एग्री मंडी बनाई है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त कंपनी का बिजनेस मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल, और वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं। 12 के P मल्टीपल पे ये स्टॉक मिल रहा है, 13 के P मल्टीपल पे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 के लगभग, और डिविडेंड यील्ड 1.25%, 1% के लगभग। डेट्स को रिड्यूस कंटिन्यूअसली करते आए हैं और 20% की प्रॉफिट की कैगर रही है पिछले 5 सालों में। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे ये स्टॉक बहुत बढ़िया है। आज इनफैक्ट एक अच्छा खासा मूव सुबह से ही बना हुआ है, 4-5% चला हुआ था, अब 7% है। मुझे लगता है कि स्टॉक को लें और आराम से 350 के टारगेट के लिए और बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाएं। तो चौथा स्टॉक मेरा MSTC है। सो 4 स्टॉक मेरे कंप्लीट हुए अनिल जी, मेरी प्रॉमिस और आपकी पेनल्टी को मैंने पूरा भरपूर भर दिया है।
ओके, एमएसटीसी है एक और सरकार की ई कॉमर्स कंपनी, और आप देख लीजिए ई कॉमर्स कंपनियों में अगर आप आईआरसीटीसी को भी समझते, देखो आईआरसीटीसी भी ई कॉमर्स कंपनी है एक तरह से, एमएसटीसी भी ई कॉमर्स कंपनी है एक तरह से, तो ये है फर्क। देखिए किस तरह का सरकारी कंपनियों में भी एक्शन भरपूर होता दिख रहा है, उस लिहाज से एमएसटीसी को भी आपको फंडामेंटली अलग तरह के वैल्यूएशन, सरकारी कंपनी के वैल्यूएशन देंगे ना, काम ही नहीं चलेगा। जिसको लगता है कि आईआरसीटीसी रेलवे की कंपनी है, ये क्या ऐसे प्रीमियम पे ट्रेड करी, देखो क्या हो गया। एमएसटीसी जिसको लगता है तो सरकारी कंपनी है, इसको कौन सा ऐसा वैल्यूएशन, ई कॉमर्स कंपनियां है भाई, और मोनोपोली टाइप का बिजनेस है इनका, इनके बिजनेस में कोई घुस ही नहीं सकता, करेक्ट। तो ये कंपनियां कमाल करेगी ही करेगी, आप देख ही सकते हैं नीचे जिस तरह से स्टॉक 7.5% मजबूती के साथ कर रहा है ट्रेड। और क्योंकि आपने ड्रोन वगैरह की जो बात की जैन साहब, कि अब जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, उस पर भी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले जय हमारे साथ है। जय का क्या है, एक इंटरेस्टिंग कॉल है, जय के लिए वेट नहीं कर सकते हैं, क्या है इधर उधर हो जाए भाव फटाफट। तो पहले जय के लिए बिगुल, जय का जैकपॉट, सॉरी कैश का ऑप्शन। ये रोज कैश का ऑप्शन और जैकपॉट में मेरा कंफ्यूजन हो जाता है। जय मैं कुछ भी बोलूं, जो आपको कॉल देना है वो आप दे दिया करें, बताएं। जी अनिल जी, बिल्कुल अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल जी, एंड थैंक्स फॉर कंसिडरिंग द कॉल फर्स्ट। अनिल जी पहले कॉल दे देता हूँ फटाफट। 17,300 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 134 पर ये मिल रहा है अनिल जी अभी, एंड 9 स्टॉप लॉस और टारगेट्स अनिल जी लिफाफे वाले 91 का स्टॉप लॉस रहेगा, 171 एंड 211 ये दो टारगेट्स के लिए खरीद कर चलना है। 17,300 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का, 16 सितंबर की एक्सपायरी का। ऑफकोर्स मुझे ऐसा लग रहा है एनर्जी, ये वीकली एक्सपायरी को लेकर जो कंसोलिडेशन मार्केट में होना था वो अच्छा खासा होते हुए नजर आया, उसमें काफी अपॉर्चुनिटीज में मुझे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी काफी काम आई, जिसमें आज भी हमने वही किया था कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी दी थी, 37 पे खरीदे और 65 और 75 का टारगेट, तो वो फर्स्ट टारगेट हासिल भी हो चुके हैं। अब अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब निफ्टी में ब्रेकआउट आ जाना चाहिए रेंज में से आइदर साइड, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ सकता है, इसीलिए अनिल जी 17,300 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। जो हिसाब से वो 17,300 को डिफेंड किया है, जब तक ये होल्ड कर रहा है प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है कि हम फिर से निफ्टी में लाइफ टाइम हाइस देखें। बिल्कुल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। 3 दिनों के लंबे वीकेंड के पहले जिस मजबूती के साथ बंद हो रहे हैं बाजार, कमाल है भाई। आप देखिए निफ्टी 17 अंक ऊपर हो चुका है अब, और मेरे ख्याल से अब तक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है। 13,000 माफ कीजिएगा 17,377, 17,377 ये हाईएस्ट क्लोजिंग है, 6 सितंबर को मिली थी क्लोजिंग बेसिस पर, वहीं पर पहुंच चुका है। सेंसेक्स सारे निशान में, बैंक निफ्टी जैसे हमने कहा था वनडे वंडर है, उसके बाद 1-2 दिन की सुस्ती, तो सुस्ती आज बैंक निफ्टी को अलाउड है। अगर कल ऐसे खराब बाजार में 300 पॉइंट बढ़ा है तो आज इसका सुस्त होना बनता है, कहीं कोई टेंशन वाली बात है नहीं, टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में एक बिगुल हिमांशु जी के लिए बीटीएस टीटी का। बताएं हिमांशु जी। जी अनिल जी ये स्टॉक भी मैं जैन साहब की तरह विघ्नहर्ता शेयर के रूप में ही कवर करना चाहूंगा। यहाँ पर शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी तो है ही, साथ में पोजिशनल भी ये स्टॉक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ऑफर कर रहा है। और अनिल जी मैं बात कर रहा हूँ हीरो मोटोकॉर्प की। अनिल जी सभी जानते हैं कि ऑटो स्टॉक्स ने काफी अंडर परफॉर्म किया है, और पर्टिकुलरली हीरो मोटोकॉर्प ने भी लगभग 3500 साढ़े 3500 के हाइज बनाने के बाद एक सिग्निफिकेंट टाइम स्पेंड किया है करेक्शन देते हुए। अनिल जी मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस चार्ट पर 2700 का जो एक लेवल था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट जोन था। स्टॉक ने शॉर्ट टर्म के लिए कुछ दिनों के लिए उस सपोर्ट लाइन को तोड़ा, लेकिन बहुत स्मार्टली वहां से रिबाउंड करते हुए नजर आया। और अनिल जी अब यहाँ पर वापस से स्टॉक कंफर्टेबली 2800 के लेवल्स की को पार ऑन द वर्ज ऑफ ब्रीचिंग अबव 2800 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अनिल जी मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए एक बहुत अग्रेसिव बाय बनता है। सिर्फ पोजिशनल तौर पे अगर यहाँ पर खरीदारी का व्यू हो तो 2740 2750 के स्टॉप लॉस के साथ हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर पहला 2850 रुपए का एक ट्रिगर होगा, जैसे ही स्टॉक 2850 रुपए के ऊपर निकलेगा अनिल जी यहाँ पर एक कंफर्मेशन आता हुआ नजर आएगा, और मुझे लगता है तब ये स्टॉक बहुत तेजी से 3031 की तरफ नजर आएगा। शॉर्ट टर्म के लिहाज से अनिल जी फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो चुकी है,
रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है और अभी प्राइस में कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिला है। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पर 2800 के स्ट्राइक की एट द मनी की कॉल ऑप्शन में अनिल जी खरीदारी करके चला जा सकता है। लगभग 60-62 रुपए के आसपास अनिल जी ये कॉल है। 50 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे अनिल जी, और मुझे लगता है कि यहाँ पर 95 रुपीज का पहला टारगेट और 130 रुपए का दूसरा टारगेट आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगा। हीरो मोटोकॉर्प अनिल जी मेरी तरफ से शॉर्ट टर्म और पोजिशनल दोनों तरह से खरीदारी की सलाह है। बिल्कुल भरोसा है हिमांशु जी का हीरो मोटोकॉर्प पर। नजर रखिए 3000 तक के आपको लेवल्स और उसके ऊपर भी जा सकता है काउंटर। ऑप्शंस के जरिए भी आप कर सकते हैं ट्रेड। बढ़िया मूव आ सकती है इस काउंटर में। थोड़ी देर में राकेश जी, कुणाल जी भी एक स्पेशल पिक देने के लिए हैं तैयार। उससे पहले आइए चलते हैं सुमित जी के पास, सुमित के सुपरहिट के लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, मैं जो स्टॉक अभी दे रहा हूं उसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से करना है। स्टॉक के अंदर मुझे बाउंस बैक और पुल बैक दिख रहा है, उसके बाद डिसाइड होगा कि ये बड़ी तेजी करेगा कि नहीं करेगा। पिछले 2-3 महीने में स्टॉक ने कंटिन्यूसली मंदी करी है और मंदी करने के बाद ये पिछले 7 से 11 दिनों में लोअर लेवल्स पे कंसोलिडेट किया है और आज के दिन में और कल के दिन में स्टॉक में लोअर लेवल से बाउंस देखने को मिला है। छोटा बैंक है, स्टॉक का भाव चल रहा है 20 रुपया 10 पैसा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में बहुत बढ़िया बैठ रहा है और यहां से बाउंस बैक स्टॉक के अंदर मिलना चाहिए। 20 रुपया 10 पैसे का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। आफ्टर ए लॉन्ग करेक्शन, आफ्टर ए कंसोलिडेशन ऑफ 7 to 11 डेज, आज पहला दिन है ऑलमोस्ट जब स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिखाने का शुरुआत किया है और पिछले 7-8 दिनों के हायर लेवल्स पे आ चुका है। 18 रुपया 50 पैसा, 18 रुपया 75 पैसा, ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। इस स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है क्योंकि इसके नीचे गया तो ये खराब होगा। अब ये बाउंस बैक पुल बैक में कहां तक जा सकता है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जिस तरह से मूव दिखा रहा है, और यही नहीं, इक्विटास भी और उज्जीवन भी, ये सब स्टॉक्स के अंदर एक साथ से मूव आ रहा है तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि ये स्टॉक में अच्छा मूव देखने को मिले। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक यहां से ऊपर में 22.5 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, वो लेवल टूट सकता है और 24 से 25 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। इस बाउंस बैक, इस पुल बैक में यहां तक ये स्टॉक जाना चाहिए, उसके बाद देखेंगे कि इसके अंदर बड़ी तेजी बनती है कि नहीं बनती है। फिलहाल इस बाउंस बैक के लिए खरीदारी करें। 18 रुपया 75 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं, 22.5 से 24 रुपए तक के टारगेट। ओके, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर रखिए नजर। सुमित जी की राय है 24-25 तक के लेवल्स आपको इस पर आते हुए दिख सकते हैं। चलते हैं वागले साहब के पास, वागले के वर्डिक्ट के लिए। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेरा BTST रहेगा बजाज फिनसर्व में बाय करके चले। एक पिछले 6-7 दिनों के कंसोलिडेशन से ये निकल रहा है 16,800 अभी ब्रेक कर रहा है और मुझे लगता है अगले वीक में इसमें एक 300-400 रुपए की मूव आनी चाहिए। 16,805 का करंट भाव है, यहाँ पर ले ले। एक 100 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 16,710 का, और ऑन द अपसाइड 17,100 17,150 तक के टारगेट्स मैं मंडे को देख रहा हूँ। ओके, तो 17,000 के पार जाने के लिए तैयार है बजाज फिनसर्व। नजर रखिए इस पर। वागले साहब की है पसंद। निफ्टी के लेवल्स के काफी करीब ये काउंटर देख रहा है, बल्कि एक समय पर तो निफ्टी और बजाज फिनसर्व दोनों एक ही लेवल के पर थे, बट बढ़िया एक्शन बजाज फिनसर्व में आपको आते हुए दिख सकता है। अब एक स्पेशल पिक आ रही है राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से, तो बिगुल स्पेशल पिक का बताएं सर। दिपांशु, स्पेशल पिक है, भारतीय एयरटेल पर खरीदारी की राय है। इसको हमने नीचे भी रिकमेंड किया था। अब जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है भारतीय एयरटेल का, ये अब एक बड़ी उछाल दिखाने को तैयार है। नए हाइस पर है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, आज दोबारा भारतीय एयरटेल का जिक्र करने की वजह यह है कि इसका अगर आज आप वीकली क्लोज देखें तो यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। बहुत जबरदस्त अग्रेसिव टारगेट्स बन रहे हैं, तो जो भी बाधा अड़चन थी सारी पार करके भारतीय एयरटेल एक नई टेरिटरी में प्रवेश कर चुका है। इन स्तरों पर हमारी खरीदारी करके होल्ड करने की राय है। स्टॉप लॉस रखना है 675 रुपए पर, 675 के स्टॉप लॉस से बाय करें। भारतीय एयरटेल को पहला टारगेट होगा 725 रुपए का, दूसरा टारगेट 750 रुपए का, 750 तक जाता हुआ दिख रहा है भारतीय एयरटेल में खरीदारी की राय।
भारतीय एयरटेल 750 के टारगेट्स के लिए स्पेशल पिक राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से। आइए चलते हैं जय ठक्कर के पास, जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, जब आप मेरे पहले ये वागले जी के पास गए तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वागले जी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आगे निकल जाएंगे, बिकॉज जनरली वागले जी को भी पता है और आपको भी पता ही रहेगा कि काफी समय ऐसा होता है कि हमारे स्टॉक कोइंसाइड हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, और उनसे निकल गया तो राकेश जी और कुणाल जी आगे निकल गए, क्योंकि मेरा भी स्टॉक भारतीय एयरटेल ही है एंड सारा ही कुछ वो ले चुके हैं डेफिनेटली। तो मैं स्पॉट लेवल्स के बारे में बात नहीं करूंगा, बस 690 का कॉल ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं, जो करीब अभी 17 रुपए 40 पैसे पे दीपांशु मिल रहा है। सो मेरा भी वही रीजन है जो कुणाल जी राकेश जी ने कहे, एंड बिल्कुल सही है। इनफैक्ट मैं ऑप्शंस डेटा भी देख रहा हूं तो मुझे काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। डेरिवेटिव्स डेटा पे आप देखिए क्लियर लॉन्ग बिल्डअप देखने मिला है, तो 17.40 पे इसको खरीदे। 690 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन दीपांशु। ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट इसका बनेगा वो 2470 का रहेगा, सेकेंड टारगेट बनेगा 29 का। 2470 एंड 29 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीद के चले। डाउनसाइड में इसका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 13 रुपए 70 पैसे का, 13.70। ओके, तो भारतीय एयरटेल स्पेशल पिक है, बड़े टारगेट 750 के, और अगर आप चाहें तो ट्रेडिंग के लिए भी ऑप्शंस के लिहाज से यहां पर खरीदारी कर सकते हैं, बट एक्शन बढ़ता रहेगा, नजर रखिए इस पर। आइए अब आखिरी 10 मिनट है, चलते हैं फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए अनिल जी के पास। अनिल जी, ग्लोबल बाजारों में सुस्ती है, हालांकि निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी डाउ फ्यूचर्स ने दिखाई है, 70 पॉइंट्स नीचे है फिलहाल, और नैस्डैक फ्यूचर्स भी करीब 1/4% नीचे है। यूरोप के बाजारों में भी हम सुस्ती का माहौल देख रहे हैं। ईसीबी की आज पॉलिसी आएगी शाम को। गोल्ड और सिल्वर साथ ही ऑयल ये स्टेबल दिख रहे हैं, वहां पर इतने बड़े मूव्स नहीं आते हुए दिखे हैं। और सर बताएं क्या करके जाना चाहिए, क्योंकि मंडे को जब आएंगे तो 2 दिनों के ग्लोबल मार्केट एक्शन पर भारतीय बाजार रिएक्ट करेंगे, और 2 दिनों के ग्लोबल मार्केट्स के एक्शन और तीसरे दिन के फ्यूचर्स, सोमवार के डाउ फ्यूचर के। लेकिन दीप 2 चीजें इसमें, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आपको कॉल ऑप्शन खरीद के जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से दिन के हाई पॉइंट पर बंद हो रहा है लंबे वीकेंड के पहले, ये बाजार कुछ ना कुछ आपको इंडिकेशन दे रहा है तेजी की तरफ, एक और ब्रेकआउट की तरफ अगले हफ्ते के लिए। क्यों दे रहा है वो भी समझिए। अगर आप थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स में जो खबरें चल रही हैं उनको आप खंगाल के देखें तो आपको पता चलेगा कि खबरें ये आ रही है कि ये जो टैपरिंग वाली जो बात है इसको शुरू होने में वक्त लग सकता है, क्योंकि ये जो जैसा आप बता रहे थे आज सुबह कि नौकरियां हैं, नौकरियां करने वाले नहीं मिल रहे हैं, ये हालत है। तो उस हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी धीमी पड़ सकती है, तो उस हिसाब से जल्दी से होगा नहीं। एक और मैं कहीं आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था इंटरनेशनल मीडिया में, कह रहे कि अभी आप 2021 को छोड़ो 2022 में भी टेपरिंग शुरू नहीं होगी, हो सकता है 2023 तक चली जाए। तो इस तरह की जो खबरें आ रही है ये अमेरिका को मजबूत कर सकती है। देखो, अमेरिका में एक ही चीज चाहिए उनको कि भाई आप टेपरिंग शुरू मत करो, पैसा है सिस्टम में रहने दो, बस उतना करोगे ना तो काम चलता रहेगा। पैसा रहना चाहिए सिस्टम में, ब्याज दरें नीचे रहनी चाहिए, इन्फ्लेशन कहीं भी जाए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ब्याज दरें नीचे रखो, स्टिमुलस पैकेज वापस मत लो। वो संकेत जो आ रहे हैं हो सकता है उसके चलते आज ग्लोबल मार्केट्स अमेरिका आपको उछाल दिखा दे। 4-5 दिनों से वैसे भी डाउ कंसोलिडेट कर चुका है। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो फिर आप कॉल ऑप्शन 17,400 का लेकर जाएं, और आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो 17,200 के पुट के साथ हेज कर लें, ये आपके लिए ठीक है। और अगर आप पैसिव ट्रेडर हैं, रिस्क कम रखना चाहते हैं, 3 दिनों का लंबा वीकेंड, तो फिर सोमवार को आकर देख लें, जो भी आपको ठीक लगे। बैंक निफ्टी में भी सेम है, 36,700 या 36,800 का कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं। आपके पास फ्यूचर है तो 36,500 के पुट से हेज कर लें, लॉन्ग पोजीशन बनाए रख सकते हैं जिस तरह की स्ट्रेंथ के साथ। लेकिन वो है कि आप ये समझ के चलिए 3 दिनों के संकेतों से आपको जूझना है, किसी भी तरह की गैप अप गैप डाउन ओपनिंग मिल सकती है, उसकी तैयारी आपकी रहनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, आप अपना मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत करिए, अपने रिस्क मैनेजमेंट को लेकर आइए और फिर आप अपनी पोजीशन रख लीजिए। लेकिन जिस तरह की क्लोजिंग हो रही है, मेरे हिसाब से 17,350 के ऊपर बंद नहीं होना था निफ्टी, जो डेटा दिखा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर जाकर बंद हो रहा है। सेकंड बेस्ट क्लोजिंग मिलने की तैयारी है। ऐसे में मुझे लगता है कि लॉन्ग पोजीशन रिस्क लेने की ताकत है तो ऑप्शंस के जरिए करनी चाहिए। जी दी बिल्कुल, तो रिस्क लेने की अगर आपको ताकत है, अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो लॉन्ग भी करके जाइए। अच्छी रिकवरी के साथ एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं किस तरह का ग्लोबल एक्शन रहेगा और फिर मंडे को भारतीय बाजार कैसे रिएक्ट करेंगे। पर आइए बैन से बेनिफिट चलते हैं आशीष चतुर्वेदी के पास।
बताएं आशीष, IRCTC पहली बार बैन में आया है, बैन में बना रहेगा या बाहर आने की संभावना है? पांचू, फिलहाल तो बैन में बना रहेगा, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं, क्योंकि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट अगर आप देखें तो तेज़ी से घटी है। कल 99% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट के साथ आया था। अब फिलहाल अगर आप देखें तो 84% से भी थोड़ी कम हो गई है, तो बहुत जल्द ये स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। हालांकि आज मुश्किल है, 80% के आसपास होता है, बॉर्डर लाइन के आसपास होता है, तो हम कह सकते थे कि आज ही संभावना है। स्लाइड प्रोबेबिलिटी की हो भी सकता है कि आज आ जाए, लेकिन बैन से बाहर बहुत जल्द आ जाएगा ये। बाकी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 85% है, तो ये स्टॉक बैन में बना रहेगा। और नाल्को को तो लंबे समय तक बैन में रहना ही है, क्योंकि अभी भी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 109% है, तो नाल्को बैन में बना है, बना रहेगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 85% और IRCTC जल्द बाहर आएगा। ओके, फिलहाल बना रहेगा पर जल्द बाहर आने की संभावना है। बट मंडे के दिन जब आप ट्रेड में आएंगे तो पूरी संभावना है कि ये बैन में बना रहेगा। नाल्को और इंडिया बुल्स हाउसिंग यहाँ पर भी बैन में कोई बदलाव नहीं, तो फ्रेश एंट्री नहीं हो रही है और एग्जिट भी नहीं हो रही है किसी स्टॉक पे। पर एक बार जरा उज्जीवन को पुल अप करिए, वजह पता चल रही है जिसकी वजह से 10% ऊपर है ये काउंटर। मैनेजमेंट एग्जिट्स हुए थे रिसेंटली, जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट आई थी। संजीव बर्नवाल नए CEO नियुक्त कर दिए गए हैं, ये कंपनी की तरफ से अपडेट आपको आते हुए दिख रहा है। 17 साल का इनका कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। SMC कैपिटल मार्केट्स में एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट ये रह चुके हैं और कंपनी सेक्रेटरी भी थे, और इसके अलावा काफ़ी समय से बाजार में भी हैं और उज्जीवन का भी हिस्सा बने रहे हैं। तो ये आपके लिए अपडेट आ रहा है। संजीव बर्नवाल नए CEO नियुक्त कर दिए गए हैं उज्जीवन में, जिसकी वजह से आप स्टॉक में एक्शन देख रहे हैं और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आपको तेजी दिखा रहा है। तो ये अपडेट आपके लिए आते हुए दिख रहा है उज्जीवन और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए नजर रखेंगे यहाँ पर। प्राइस क्लोजिंग से पहले एक इंटरेस्टिंग, बल्कि दो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स, और उनमें से एक तो आज जबरदस्त तेजी में भी बना हुआ है और आज वर्ल्ड EV डे भी है, वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे भी है। तो इसके मौके पर हमारी रिसर्च टीम ने एक स्पेशल रिसर्च निकाली है, कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आगे जाकर EV फोकस में बढ़ने की वजह से फायदे में रह सकते हैं। वरुण हमारे साथ है तैयार बताने के लिए। वरुण, बताइए कौन से हैं ये कंपनीज? देखिए, जो दो कंपनी है कार्बोरंडम और ग्रीनवेल, ये दोनों कंपनी है जिनका आगे का भविष्य जो है वो काफी अच्छा है। खासकर ईवी स्पेस में इन कंपनियों का जो आगे का भविष्य है वो काफी अच्छा हो सकता है, और ईवी स्पेस जैसे जैसे बढ़ेगी इन कंपनियों को काफी बड़ा फायदा होने वाला है। आपने देखा किस तरह से सेमीकंडक्टर की कमी के चलते काफी सारी ऑटो कंपनियां जो है उनको दिक्कत हो रही थी। अब सेमीकंडक्टर जो बनता है वो सिलिकॉन से बनता है, लेकिन क्योंकि सेमीकंडक्टर नहीं बन पा रहे थे, शॉर्टेज हो रहे थे, तो इन्होंने प्रोडक्ट ही चेंज कर दिया, जो टेक्नोलॉजी है उसको अपडेट किया है, और अब जो सिलिकॉन कार्बाइड है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है ईवी में। और ये एक रिप्लेस हो चुका है एक प्रोडक्ट, जो कि नया प्रोडक्ट है, अब ईवी में खासकर इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, दरअसल ये जो सिलिकॉन कार्बाइड है, इससे बने चिप्स जो है वो ज्यादा एफिशिएंट माने जाते हैं। इलेक्ट्रिक कार कंपनी जो है विशेष रूप से इनको पसंद करती है, और सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो चिप्स बैटरी नियंत्रण में सुधार करता है और बिजली जो है उसको भी बचाता है। और इस कार्बाइड से सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिक कारों की रेंज जो है वो भी बढ़ती है, और जो रिचार्ज की प्रक्रिया है वो भी जल्दी होती है। फिलहाल आपने देखा कि करीब 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लगता है रिचार्ज करने में, लेकिन ये जो सिलिकॉन कार्बाइड है इससे जो रिचार्ज की प्रक्रिया है वो तेज होती है। और ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो है वो इसके लिए कहीं ना कहीं अब सिलिकॉन कार्बाइड की तरफ बढ़ रही है। वैसे भी सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज है, तो कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी अपडेट हुआ है वो एक बहुत बड़ा फायदा इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में है, और इन कंपनीज को खासकर है, क्योंकि ये दो कंपनी जो है ग्रीनवेल और कार्बोरंडम, ये दोनों कंपनी जो है वो सिलिकॉन कार्बाइड का उत्पादन जो है वो भारत में करती है, और इसका इस्तेमाल बढ़ने से इन दोनों कंपनियों को फायदा होगा। इनफैक्ट ये माना जा रहा है कि अगले 6 सालों में सिलिकॉन कार्बाइड का जो इस्तेमाल है वो 6 गुना बढ़ सकता है, और इसके चलते जाहिर सी बात है एक बड़ा मार्केट है जहाँ पे ये कंपनियां मार्केट शेयर गेन कर सकती है, तो इसका फायदा इन कंपनीज को मिलेगा। सिर्फ ऑटो स्पेस नहीं, बल्कि याद रखिएगा टेलीकॉम स्पेस में 5G रोल ओवर जो है उसका भी बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि 5G के जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं ना, उसमें भी कहीं ना कहीं ये जो सिलिकॉन कार्बाइड है उसका इस्तेमाल होता है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो इन कंपनियों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। इसके लिए वैसे भी कार्बोरंडम अच्छी बढ़ोतरी दिखा रहा है, साथ साथ ग्रीनवेल में भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। बिल्कुल, और कार्बोरंडम पर रखिए नज़र, लगातार फीचर भी हुआ है। वरिंदर रिसर्च स्टॉक में भी इसकी बात हुई थी, और जैन साहब की भी लिस्ट में रहा है। बल्कि जैन साहब अगर आप इस महीने ही देखें तो 30% की रैली हो गई है। इस साल की बात करें तो 2.25 गुना टाइम्स ये भाग चुका है कार्बोरंडम। कोई राय सर इस काउंटर पर इतनी बड़ी तेजी के बाद, और जो ट्रिगर वरुण बता रहे हैं?
बिल्कुल बिल्कुल, आज का दिन एक्चुअली में बहुत जबरदस्त था। मिड कैप स्मॉल कैप तो चल ही रहे हैं, और मैं देख रहा था मेरे रिकमेंडेड लिस्ट में 52 वीक हाइज में बहुत सारे स्टॉक्स थे। सुबह ही मैं बना रहा था लिस्ट जब एप्कोटेक्स के बाद में बैठा हुआ था चैनल पे। तो कार्बोरेंडम आज न्यू हाइज है और ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है। ग्राइंडवेल नॉर्टन ऑलरेडी मेरे पहले भी रेकमेंड किया और रडार पे भी था, और वैसे बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं किए थे, और ये स्टॉक्स धीरे धीरे अपने जबरदस्त कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, और मुझे लगता है कि यस एंड दे आर ऑल बाय ऑन डिक्लाइंस। नीचे आने पे लीजिए, एक्सीलेंट क्वालिटी है और फंडामेंटल स्ट्रांग है और जबरदस्त पेडिग्री और बहुत ही बढ़िया मतलब बिजनेस मॉडल है। तो मुझे लगता है कि ये न्यूज बहुत पॉजिटिव है, बिल्कुल लेना चाहिए, बट नीचे आने पे लीजिए, ऑलरेडी ओवरहीटेड है, तो बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति है। बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति रहेगी, पर वर्ल्ड ईवी डे पर हमने सोचा कि आप ये है स्टॉक। ओके ओके ओके, नहीं चलिए कोई बात नहीं। मुझे लगा क्लोजिंग वाला टाइम हो गया, तो हाँ जरा क्लोजिंग कीजिए, तब तक मैं आगे क्लोजिंग के बाद वाला कार्यक्रम पढ़ लेता हूँ। जी दीप। बिल्कुल, ओएनजीसी टॉप गेनर हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी। गैस प्राइसेस में 70% की बढ़ोतरी आ सकती है जब अक्टूबर में दाम रिवाइज किए जाएंगे, नजर रखिएगा। स्पेशल पिक राकेश जी, कुणाल जी की और हमारे बाकी सारे एक्सपर्ट्स का भी कन्विक्शन। भारतीय एयरटेल 2.5% ऊपर, हिंडाल्को में बढ़िया तेजी, टाटा स्टील इसमें अच्छा बाउंस बैक आते हुए दिखा। आईटीसी ने आज किया है पार्टिसिपेट, साथ ही एनटीपीसी, टीसीएस, बीपीसीएल यहां पर भी एक्शन, टेक महिंद्रा, मारुति, आईओसी और एचयूएल यहां पर भी तेजी। निफ्टी इसलिए रिकवर होकर पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहा है, पर एसबीआई लाइफ बड़ी बल्क डील के बाद 4% नीचे। एचडीएफसी लाइफ में भी दबाव, टाइटन रिकॉर्ड हाई से थोड़ी मुनाफा वसूली, एचडीएफसी बैंक सुस्ती दिखाता हुआ। एक्सिस, कोल इंडिया, श्री सीमेंट और यूपीएल में भी ज्यादा बड़ा मूव आज नहीं आते हुए दिखा। वायदा कारोबार की बात करें, जबरदस्त एक्शन। वोडाफोन आइडिया 3.5% ऊपर, इस हफ्ते अच्छी तेजी रही है इस काउंटर में। कोरोमंडल में 3.5% की तेजी। सिंजीन, मेट्रोपोलिस जो रीसेंट एडिशन है वायदा कारोबार की लिस्ट में, वहां पर अच्छी तेजी है। इंडियन होटल्स भी एक ऐसा स्टॉक आप जोड़ सकते हैं। पीएफसी लगातार 2 दिनों से अच्छा एक्शन दिखा रहा है। एमसीएक्स इस हफ्ते अच्छी तेजी में रहा है, साथ ही पीवीआर यहां पर एंड में एक ब्रेकआउट आते हुए दिखा। एसआरएफ, कोलगेट, सन टीवी पर भी पॉजिटिव एक्शन। दूसरी तरफ आईसीआईसीआई प्रू पर दबाव, कैनफिन होम्स में थोड़ी मुनाफा वसूली, आईआरसीटीसी बैन में था एकदम सपाट। एस्ट्रल, जीएमआर इंफ्रा, गुजरात गैस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, अपोलो हॉस्पिटल्स और इंटरग्लोब यहां पर भी आपने गिरावट देखी है। कैश मार्केट, उज्जीवन और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक टुवर्ड्स द एंड जबरदस्त एक्शन और खबर का भी इंपैक्ट आपको आते हुए दिखा। केपीआर मिल्स 14% ऊपर, यूको बैंक पीसीए से बाहर आने के बाद 11% ऊपर ये काउंटर रहा। कार्बोडेंड्रम 8% ऊपर, टीटीके प्रेस्टीज, इंगरसोल रैंड, रेन इंडस्ट्रीज आज अनिल जी इस पर बात कर रहे थे, 2 टारगेट्स इस पर आपको हिट भी होते हुए दिखे हैं। साथ ही सीडीएसएल सर्किट 5% का, बीएसई में एक्शन। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 2 दिन बैक टू बैक 4% की तेजी। आईडीएफसी लिमिटेड यहां पर भी अच्छा एक्शन। सुप्रीम पेट्रो, टीसीएनएस क्लोथिंग, विनिति ऑर्गेनिक्स और जेंसा टेक यहां पर भी एक्शन। टीसीआई एक्सप्रेस एक और काउंटर जहां पर 3.5% का उछाल रहा। तो अनिल जी टुवर्ड्स द एंड अच्छी रिकवरी के साथ निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होते हुए दिखा। नई रिकॉर्ड क्लोजिंग तो नहीं बनी सर, बट सेकंड बेस्ट क्लोजिंग आप कह सकते हैं, 17,370 के जस्ट नीचे। और बैंक निफ्टी भी रिकवर होकर सिर्फ 85 अंक नीचे बंद होते हुए दिखा। सेंसेक्स 58,300 के ऊपर यहां पर भी क्लोजिंग सर। ऐसा लग रहा है जिस तरह से चीन वाले बड़े जबरदस्त मतलब एक्शन ले रहे हैं गेमिंग शो को लेकर, मतलब कहीं कहीं ऐसी फीलिंग आने लगी है जैन साहब, ऐसा लगता है हमारे यहाँ के बच्चे ज्यादा सुधरे हुए हैं, चीन के बच्चे ज्यादा बिगड़े हुए हैं, ऐसा नहीं लग रहा है? मतलब उनको तो हफ्ते में 3 दिन गेम खेल सकते हैं, दिन में 1 ही घंटा, अच्छा फ्राइडे सैटरडे संडे, और नया गेम तो आप बना के लॉन्च भी नहीं कर सकते। तो ऐसा लग रहा है हमारे बच्चे इतने खराब नहीं, राइट? अचानक से अच्छे लगने लगे हैं कंपेरेटिवली, क्यों? नहीं, हमारे बच्चे तो वाकई में अच्छे हैं अनिल जी। और देखिए किस तरीके से इंडियंस, द ग्रेट इंडियन डायस्पोरा आप बोलते हैं जिसको, जहां जाते हैं दूसरी जगह देखिए कैसे अपने परचम लहरा के आते हैं। हर बड़ी एमएनसीज और फॉर्च्यून 500 कंपनीज के टॉप 10 कंपनीज की टॉप 10 पोजीशंस इंडियंस की रहती है। तो पूत के पांव तो वो बोलते हैं ना पालने में ही दिख जाते हैं। तो वैसे हैं हमारे भारत के बच्चे, एंड मुझे लगता है कि आगे और अच्छा होगा। और ये बात सही है, चाइना ने किया है, इंडिया में भी कुछ पेरेंट्स लोग ये स्ट्रिक्टनेस करते हैं थोड़ा बहुत, ये वो तो होता ही है काफी। इनफैक्ट हम लोग सभी देखिए सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, सब लोग रहते हैं, तो थोड़ा तो एडिक्टिव है ही है। सो वन हैज टू बी कॉशियस, बट यस रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कीजिए, बिल्कुल बढ़िया रहता है। एंड भारत के लिए तो हमेशा। अच्छा बाय द वे जैन साहब जी, जो जैन समाज का जो पर्यूषण पर्व चल रहा है, अभी मैंने कल परसों ही एक इंटरेस्टिंग खबर देखी थी, परसों की बात है शायद, और हमारे जी न्यूज़ के डीएनए में भी कवर हुई थी
कि गुजरात में शायद सूरत में या कहीं ई उपवास किया जा रहा है। ई उपवास यानी कि ऐसा उपवास, जनरली आमतौर पर उपवास में आप खाना पीना छोड़ते, करेक्ट है, कुछ भी नहीं खाना है। ये उपवास मतलब उस दिन आपको मोबाइल, टीवी, इन सब से दूर रहना है। सोशल मीडिया, मोबाइल के हाथ नहीं लगाएंगे, टीवी के हाथ नहीं लगाएंगे। और गजब का है भाई साहब, मतलब आज के ज़माना ऐसा आ गया, लोग खाने पीने से परहेज कर लेंगे, मोबाइल सुबह उठते पहले सबसे पहले हाथ मोबाइल पे जाता है, सोने के पहले मतलब आखिरी काम आप मोबाइल देखने का करते हैं। तो मुझे लगता है ई उपवास ज़्यादा मुश्किल काम है, क्यों कुणाल जी? अनिल जी सबसे मुश्किल काम यही है अनिल जी। और अभी आप पूछ रहे थे अनिल जी पोकेमॉन के बारे में, तो अनिल जी पोकेमॉन से बड़ा है अनिल जी बैंक निफ्टी मॉन। हाँ। तो ये बैंक निफ्टी मॉन जो दिन रात खेलते रहते हैं अनिल जी, इसके सामने तो अनिल जी सारे वीडियो गेम फीके हैं। ये बात सही है, वक्त वक्त की बात है। देखो उस जमाने में MS DOS चलता था और उस समय एक ही गेम आता था पोकेमॉन, वो कट 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 खाता था ऐसा, मतलब वो भी टाइम था। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है जब है ना चॉइस ज्यादा होना तो आदमी के लिए ज्यादा मुश्किल है। सुमित जी अच्छे तरीके से बता सकते हैं। सुमित जी देखो, जब आप कभी छुट्टी के दिन एकदम रिवर्स डायरेक्शन में लोकल ट्रेन, नहीं मैं बता रहा हूँ, एक मिनट सुमित जी प्रूव करेंगे उसको। छुट्टी के दिन लोकल ट्रेन में आप जा रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन में ऊपर से, तो पूरी ट्रेन खाली मिलती है, तो आदमी बड़ा कंफ्यूज रहता है कौन सी सीट पे बैठूं, इस पे बैठूं, उस पे बैठूं, इस पे बैठूं, है ना। विंडो सीट में भी चॉइस करता है। और यही अगर पैक सीट हो तो चौथी वाली भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया, उसमें भी ऐसे हिलते हिलते हिलते। सुमित जी सही है कि नहीं बताओ? एकदम एकदम आपने एकदम आम आदमी के एकदम दिल की बात बोल दी, एकदम सही कहा आपने, ऐसे ही होता है। चलो एक दो गेम ही मिले तो कम से कम आदमी फोकस करके नहीं तो पता ही नहीं कौन सा गेम खेलना है, कौन सा। अच्छा, इस बीच क्लोजिंग डेटा से एक चीज समझ में आ रही है, सेंसेक्स जहां बंद हुआ है ये भी आज रिकॉर्ड क्लोजिंग है। 58,300 के ऊपर बंद होना है सेंसेक्स के लिए एक रिकॉर्ड है। अब तक की जो बेस्ट क्लोजिंग थी 6 सितंबर की वो 58,296 थी, अब 305 की मिली, तो बेस्ट क्लोजिंग सेंसेक्स पे भी मिली है। आइए शाम के 5 बजे का स्पेशल शो, आपकी खबर आपका फायदा। कोरोना महामारी के बीच में गणेशोत्सव शुरू होने जा रहे हैं और कोरोना का तांडव विकराल रूप न ले ले इसके लिए तैयारियां भी की जा रही, क्योंकि आपने केरल में देखा पहले बकरीद और उसके बाद ओणम दोनों में मामले बिगड़ गए। 30-35 हज़ार केस रोज केरल में नए आ रहे हैं। ऐसा महाराष्ट्र में ना हो, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार एकदम स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल सख्त। दूसरे राज्यों ने भी कोरोना को लेकर और ये त्योहारों को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। मतलब ये कि सरकार तो अलर्ट है, आप और हमें क्या, हमें भी उतनी सुरक्षा रखनी है, सावधानी रखनी है। तो कौन सी लापरवाही यहाँ पर पड़ सकती है भारी, इस पर करेंगे बातचीत। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर गौतम भंसाली साहब होंगे हमारे साथ, और मैक्स हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मनोज कुमार साहब हमारे साथ होंगे। इन दोनों से जानेंगे कि त्योहारों की खुशियों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी और उससे जुड़ी लापरवाही के नतीजों को जानने समझने के लिए आपकी खबर आपका फायदा में जरूर देखिए आज का शो। आए त्योहार रहो होशियार, ये टाइटल अच्छा लगा मुझे, बढ़िया है, जम रहा है। आए त्योहार रहो होशियार। और रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री में आपके लिए होगी हमारी बुलेटिन और कवर स्टोरी। आज की होगी प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को लेकर। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी आज वहां पर सारे प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। वैसे तो जलवायु परिवर्तन और ये सारे बड़े मुद्दे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर रहेगा अफगानिस्तान पर, वहां से फैलने वाले आतंकवाद पर। और ब्रिक्स सम्मेलन के इसी एजेंडा पर हम बातचीत करेंगे और पीएम मोदी के संबोधन का विश्लेषण भी करेंगे। ब्रिक्स का मंच, आतंक पर पंच। वाह, ये भी टाइटल अच्छा है। आज तो दोनों टाइटल बड़े जबरदस्त कमाल के, मजा आ गया। ब्रिक्स का पंच, ब्रिक्स का मंच, आतंक पर पंच, मिस मत करिएगा। इसके अलावा बाकी सारी खबरें होगी देश दुनिया की, कारोबार की, खेल जगत की, एंटरटेनमेंट, मतलब आप जो सोच सकते हो सारी 1 घंटे की बुलेटिन है, पावर पैक बुलेटिन है, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारा एक विशेष शो मार्केट फ्रेंड गणेशा, गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में हम आपके सामने एक स्पेशल शो रखने जा रहे हैं, जो कल सुबह आप 9 बजे देख सकते हैं। भाई आप फ्राइडे सुबह 9 बजे आपका मन नहीं लगता, कुणाल जी, राकेश जी, संदीप जी, दीप वगैरह सबके साथ में, वागले साहब के, सुमित जी के बगैर, जय ठक्कर को आप मिस करते हैं, तो ये शो देखिएगा कल सुबह 9 बजे, 12 बजे, दोपहर में 3:30 बजे और शाम को 7:30 बजे 4 बार आपको दिखेगा। सैटरडे संडे को भी दिखेगा, तो आराम से मार्केट फ्रेंड गणेशा, ये विशेष शो आप मिस मत कीजिएगा। आइए आप सभी से विदा लेने का वक्त है। आप सबको एक बार फिर से गणेशोत्सव की और जैन पर्युषण पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लंबा वीकेंड है,
परिवार के साथ एंजॉय करें, कोरोना की प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते, सावधानी रखते हुए करें। जो आप पूजा पाठ करते हैं दिल लगाकर करें, जो आप तप करते हैं, जो उपवास करते हैं वो भी अच्छे से करें, और फिर सोमवार को तरोताजा होकर फिर से लौटे हमारे दर्शकों के सामने। कुणाल, राकेश जी, सुमित जी, वागले साहब, जैन साहब, जय ठक्कर साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको, आपके परिवार वालों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।